ये कैसे हटा यार? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरी स्लाइड दिख रही है क्या आपको? स्क्रीन क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। क्या दिख रहा है? सब दिख रहा है सर, इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्लियर ट्रेनिंग बाय डेप्थ विजिबल है ना, कहने का सब मतलब? हाँ सब पर विजिबल है। ओके, सर विजिबल है, विजिबल। इसको स्क्रीन बड़ी करने की जरूरत तो नहीं है ना? ये तो नहीं प्रेजेंटेशन। सर, सफिशिएंट है सर, पूरा क्लियर तो है। Very good गुड morning. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। I am Kishore Bovaraga from JSS Renewables. विच कंपनी? JSS? JSS Renewables. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah, I am So, managing a project. yeah, it's 11:30. I think 10 people has joined right now. So, Okay. introductory, we will 2 or 5 minutes only. We will wait. Right. Maximum 2 minutes. Then we will start. Okay, fine. Thank you. Right. Yeah, yeah. Okay, good morning. We are starting. Okay. Hello. गुड मॉर्निंग सर। Good Yeah, morning. very good morning. Yeah. So, let's start. Okay. Yeah. Yeah. Before starting, I just want to introduce myself. Why this electrical safety training is chosen by me? Because nowadays multiple projects are running and we are facing many electrical hazards, electric shock इंसिडेंट्स। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे अपन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एक अपनी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अपन स्प्रेड करें, जो इलेक्ट्रिकल का जो भी इलेक्ट्रिक शॉक है या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के क्या क्या नॉर्म्स है, वो थोड़ा सा लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो वो मैंने किया है। अब मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम 23 years एक्सपीरियंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल कोच ट्रेनर। ये साउंड किसका आ रहा है? वो बंद कर दो ना। वो इधर से नहीं आ रहा। कोई म्यूट, किसी म्यूट कर दीजिए आप। ये ना, या आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो। Yes, sir. Listen, Yeah, sir. we are able to Yes sir, listen. yes sir, Yeah, yes sir. we do hear. So, first of all, I want to tell you, I have worked in multiple industries: textile, cement, solar thermal, solar, wind, cement, and multiple. With I have worked with multiple customer also. Okay, or I have worked as a contractor, as a engineer, as a client engineer, as a EPC engineer. All experience I have. Okay, so electrical.
on behalf of electrical, I have seen many hazards in front of me also. Even in the thermal power plant, I have seen. In the wind industry also, I have seen this incident. ये किसी का साउंड आ रहा है, एक बार म्यूट कर सकते हैं क्या? एक बार म्यूट कर दीजिए. हाँ, नाउ इट इज क्लियर. तो क्या है, सबको आवाज क्लियर है ना? Right now, I am working JSW Energy at Solapur, Maharashtra, in the wind farm project. It's 1,000 megawatt wind farm project. And earlier, I have worked for 50 megawatt solar thermal, CSP, concentrated solar power. And Jaisalmer, it was India's first power project, solar thermal basically. And I have worked in thermal power plant also, 2 into 23 megawatt RSW LNG Bhilwara Group. Sri Cement I have worked, Ultratech I have worked, white cement plant. So इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते टाइम अपने टीम को ट्रेनिंग देना, वो मेरा एक पैशन ही रहा है. नॉलेज शेयर करना और जितना अपने को पता हो बताना. तो ये मोटा मोटी है. और बाकी एज ए सोशली आई एम आल्सो कनेक्टेड विद एनजीओ राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी. आई एम वॉलंटियरिंग फॉर रोड सेफ्टी एंड सम टाइम आई डू सोशल फिल्म मेकिंग आल्सो. But my core area is the electrical engineer, and then basically I do this expert in the renewable energy. Next is कोई भी आप सेफ्टी की ट्रेनिंग जब भी कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले क्या एक सेफ्टी कॉन्टेक्ट होता है. व्हाट इज द सेफ्टी कॉन्टेक्ट? रखा है एक वर्ड, नाम इसका सेफ्टी कॉन्टेक्ट. ये क्या है कि जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेंट किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में या पुराने ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी मतलब उनके लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी हो जो शेयर करें, तो उससे क्या है कि लोगों को जानकारी मिले. तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि अगर आप में से कोई शेयर करना चाह रहा हो तो वेल एंड गुड. व्हाट वी डू, क्योंकि अपन लिमिटेड पार्टिसिपेंट है, तो अपने को इसको क्या है, सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा सीख सकें हर चीज को. तो अभी इसका बाद में मैं पूछूंगा आप लोगों को इन बिटवीन, बट राइट नाउ आई एम शेयरिंग सेफ्टी कॉन्टेक्ट. तो एक घटना बता रहा हूँ मैं, अपने बांसवाड़ा की है 2008 की. इसमें क्या था कि थर्मल पावर प्लांट था 23 मेगावाट का. तो उसमें शटडाउन का काम कुछ लेना था, तो शटडाउन ले लिया गया. बट वहाँ डीजीबी एक सोर्स था पावर का. तो हमारे जो भी इंजीनियर थे उसने बोला उसको कि भाई पावर बंद हो गई, यू कैन स्टार्ट द वर्क. तो पैनल्स होते हैं, मतलब 11 केवी के पैनल्स थे, उस पर काम करना था उसको. तो वो क्या है कि स्लीवलेस जो एक स्क्रू ड्राइवर कम टेस्टर होता है, उससे वो करना चाह रहा था. तो क्या हुआ कि उसने जैसे देखा तो उसको वहाँ पावर लगी, तो उसने वापस इंजीनियर को इन्फॉर्म किया, यार सर इसमें तो पावर है. तो वो उसने बोला अरे यार कैसे हो सकती है, आई मतलब मैं ले लिया, पूरा बंद कर दिया, ब्रेकर ऑफ कर दिया मैंने. तो उसको क्या है, थोड़ा सा उस बात पे वो आया और वो गुस्से से उसको दिखाने लगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं. तो वो क्या हुआ कि स्लीव नहीं थी उसमें, लंबा पेचकस टाइप का जो टेस्टर होता वो था, तो वो शॉर्ट हो गया. वहां पे शॉर्ट होते ही वहां पे बहुत बड़ा आर्क हो गया, एकदम ब्लास्ट टाइप हो गया, उसका पूरा हाथ और कंधा जल गया. और उस टाइम कोई फायर एक्सटिंग्विशर भी वहां नहीं था, और उस इंजीनियर ने फिर रबर मैट से जैसे जैसे आग बुझाई. तो ये क्या है कि इस टाइप की मिस्टेक होती है. तो वो सब चीजें अपने को कैसे लोटो जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कैसे करना है, वो सारी चीजें उसमें बताएंगे. ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि जहां भी अपन काम कर रहे हैं, चाहे अपन घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपन काम कर रहे हैं, तो वहां इलेक्ट्रिकली अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और अपन को प्रोएक्टिव कैसे अपन प्लान कर सकें, वो एक जरूरी है. तब जाके ये चीजें होती. 1 मिनट में 1 सेकंड इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था. लेट मी चेक. आई थिंक आई हैव नॉट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. इट इज ऑलरेडी ओके. इट yeah. So objective training is we have to know about the electrical safety और उसको कैसे काम में अपने को लेना है. और नॉलेज जब होगी है प्रैक्टिकल और आगे का आप प्लानिंग कर पाओगे प्रोएक्टिव, तो आप डिसीजन ले पाओगे क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, वो सोच के आप डिसीजन ले सकते. क्या फोकस अपना होना चाहिए जो भी अपनी मेंटेनेंस की एक्टिविटी है या चाहे प्रोजेक्ट की एक्टिविटी, ये हमारी ड्यूटी है. हम अगर स्टाफ में हैं तो ये हमारी ड्यूटी, कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जो भी है या कोई विजिटर है, वो सब लोग, कहने का मतलब ये है कि सब लोगों की सेफ्टी जरूरी है.
वो अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, विजिटर्स, इवन विजिटर्स, कोई बाहर से घूमने आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं क्या है अंदर सिस्टम, बट उसको क्या पीपीज पहना के ले जाना है, जिस जगह उसको विजिट करवाने ले जा रहे हो उस जगह के लिए क्या क्या हैजार्ड्स वो अपने को पता है, तो उसके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो तो वो अपने को करना है। और सोसाइटी, सबसे बड़ी सोसाइटी जो है अपना, जिसके आसपास अपना और प्लांट चल रहा है, मान लो कोई प्लांट है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके आसपास जो भी अपनी सोसाइटी है तो उसको भी कोई हार्म नहीं हो किसी टाइप का, वो भी अपने को ध्यान रखना। ऐसा कई बार इशू आता है, जैसे अपन कोई चीज व्हीकल लेके जा रहे हैं, अपन ने कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो गई या कुछ पाइप टूट गया, वो टूट गया, तो वो तो एक चीज है, बाकी किसी को हार्म भी हो जाता है, फास्ट चला रहे अपन गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाता है, तो दैट वी नीड टू टेक केयर। और इलेक्ट्रिकल में जो बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज अपन ऑपरेट कर रहे हैं तो वी हैव टू सी दैट। अच्छा, बिलीफ्स जो है अपने, वो क्या होने चाहिए, अपनी धारणाएं जिसको बोलते हैं, जितनी भी इंजरी होती है, ऑक्यूपेशनल इलनेस होते हैं, सब प्रिवेंटेबल है अगर अपन प्रॉपर प्लान करें किसी भी चीज को, तो वो चीज प्रिवेंटेबल होगी। लेकिन कब होगी? जब आपको उसके बारे में आइडिया होगा और आप प्रोएक्टिवली प्लानिंग करोगे, तब जाके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, वो इंजरी तभी होती है। और इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्ट, ये एक और बड़ी चीज है कि लोग इंसिडेंट को छुपाते हैं, बताते नहीं, तो उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइम उसका सेम टू सेम रिपीट क्यों होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि आप उसको नियर मिस हो चाहे या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, उसको सर्कुलेट ही नहीं किया जाता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये उस चीज को बाहर नहीं लगा, क्योंकि सेफ्टी के मामले में सारी जगह ऐसा ही है मामला, तो उसकी वजह से क्या है कि वापस रिपीट होता रहता है ये सब चीजें। तो एक ये चीजें एकदम क्लियर कट अपने को रिपोर्ट करनी चाहिए प्रॉपरली। आज नियर मिस वगैरह ऐसे कोई होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है, विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट होना चाहिए, और उसका इन्वेस्टिगेशन जो है विद इन 7 डेज में हो के रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। तो ये सिस्टम, एक्सीडेंट आर नॉट द विश ऑफ गॉड, इनिशिएट्स होंगे, मतलब क्या अपन जैसे बोलते हैं कि यार ये तो भगवान की, वो क्या अपन ऐसा बोलते हैं तो भगवान की मर्जी थी, तो वो वहां अपने को ये देखना है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपन ध्यान रखते हैं वो। और कुछ लोग जो है उसमें ये चीज भी सोचते हैं कि हाँ यार मैं ये करा होता तो ये नहीं होता, तो वो ह्यूमन एरर नहीं है, मतलब ह्यूमन एरर ही रहती है, कोई भगवान का उसमें कोई नहीं रहता है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। क्या माइंड में आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ उनको, लेटर वी विल डिस्कस ऑल दिस। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की क्या जरूरत है? क्या 1 एम्पियर से नीचे भी आदमी को मार सकता है क्या? 1 एम्पियर करंट मात्र? क्या एसी डीसी वोल्टेज ऐसी कौन सी लेवल है जो अपना हार्मफुल है, उससे आगे अपन अगर जाते हैं तो वो हैजार्डस है ह्यूमन के लिए। स्टेप टच पोटेंशियल क्या है, कैसे वो इलेक्ट्रिक शॉक को इम्पैक्ट करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो टोटो क्या है, क्यों फॉलो करना पड़ता है उसको, क्या जरूरत है उसकी। फर्स्ट एड क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन, जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो फर्स्ट एड क्या करना है। सेफ्टी कंटेंट का बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो तो सबसे पहले एक ऐसी घटना शेयर होनी चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस होगी, हाँ ऐसा भी होता है, क्या किया आपने उसमें वो सारा बताना चाहिए, और क्या गलती हुई। ठीक है, कौन हार्मफुल है, एसी ज्यादा या डीसी, व्हाट इज इक्विपमेंट अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, और अर्थिंग फॉर स्टैटिक चार्ज है, 3 टाइप की अर्थिंग होती है, तो वो भी अपने को समझना जरूरी है। क्या अलग अलग बाउंड्रीज होती है, एक स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड में एक आदमी चाय लेने लेकर आता है आपको चाय पिलाना, उसकी एक अलग बाउंड्री है। जो आदमी इलेक्ट्रिशियन है, आईटीआई करा हुआ है, सर्टिफिकेट है उसके पास, उसकी एक वायरमैन लाइसेंस उसके पास, उसकी एक अलग बाउंड्री है। और एक आदमी विजिटर है, केवल घूमना आया दोनों हाथ पीछे करके, तो उसकी अलग बाउंड्री है। वो अपने को देखना है, ठीक है, किसकी क्या बाउंड्री है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक में यूज होने चाहिए, क्या सिस्टम हुआ इसमें आएगा। पीपीस के बारे में आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिक शूज क्या है उसके बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है किसमें होता है, कितना टेम्परेचर रहता है उसके अंदर, और कैसे उसकी सेफ्टी के लिए अपने को क्या पहनना चाहिए और ऐसा क्यों होता है, वो सारा इसमें बात करेंगे। करंट फ्लो, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फैलती है, मतलब फ्लो करती है, और वो कैसे, मतलब उसका नॉर्मल पाथ क्या रहता है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि उसका भी पाथ होता है। ऐसा नहीं कि मतलब करंट कहीं कहीं भी फ्लो कर जाए। जैसे पानी आता है ना समुद्र से निकल के, तो वो सॉरी नदियों से जब पानी आता है तो उसका पाथ कैसे बनता है, तो हाउ कौन डिसाइड करता है, बस वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसे रास्ता खोजती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क की बात कर लिया। व्हाट इज इनग्रेस प्रोटेक्शन, जैसे नॉर्मल इनग्रेस IP56 65 66 ये सब बातें करता है, वो डस्ट के लिए, वो मॉइस्चर के लिए, ऐसे बॉडी का भी इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। व्हाट आर कंडक्टिव वीयरिंग्स, वो आपको बताया, मतलब कई बार क्या होता है जब अपन MRI करते हैं, वो मैं आगे डिटेल में बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। कंडक्टिव वीयरिंग क्या है। हाउ ड्यूरेशन करंट फ्लो इन बॉडी इम्पैक्ट, ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा देर तक करंट फ्लो करे, जैसे होता है ना कई बार आइसोलेशन नहीं हो पाता, करंट जाते रहते तो
कितने टाइम तक अगर जाएगी तो उसको किल कर देगी आदमी को, या हार्ट या टिश्यू को खत्म कर देगी। सेफ्टी क्या लेनी है? पोर्टेबल इक्विपमेंट, जैसे मैंने वाइब्रे वो चला रहा हूँ, वैक्यूम क्लीनर घर में आराम से हाथ में पकड़ रखा, पोर्टेबल है, पूरा कमरा साफ कर रहा हूँ, तो वहां उसके लिए क्या सेफ्टी है? मतलब उसमें भी कोई सेफ्टी तो होगी ना, इलेक्ट्रिक है आखिर, ठीक है, वो देखना है। इलेक्ट्रिक आइसोलेशन क्या है मल्टीपल पावर सोर्स के केस में, इलेक्ट्रिक कैलिपर्निया ड्यूरिंग एक्सोशन वर्क एट हाइट में क्या है, टेम्पोररी वायरिंग, बहुत कंस्ट्रक्शन का जब फेज होता है टेम्पोररी वायरिंग होती है, उसमें भी एक पर्टिकुलर सेफ्टी रखनी पड़ती है, करनी तो पड़ेगी टेम्पोररी वायरिंग, बट क्या इलेक्ट्रिक सेफ्टी अपने को रखनी। इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान क्या होना चाहिए, किसी को झटका आएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो क्या होना चाहिए। HMV हेवी मोटर व्हीकल जो होते हैं जैसे हाइड्रा, क्रेन, उनके मूवमेंट में अपनों क्या ध्यान रखना है। फिर आते हैं प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट समवन इन केस ऑफ, वो बता दिया आपको, स्टैंडर्ड, ठीक है। CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, जो इलेक्ट्रिक शॉक की एक ही इलाज है, उसका क्या टाइम है, कैसे करना है, वो भी लोगों को पता नहीं है, कई बार सिखा दे तो भी नहीं पता रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। ये आपको मान के भाई कोई भी एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डीजी पे जाके आप काम करने लगे तो सीधा थोड़ी या ब्रेकर चार्ज है तो अंदर चालू कर दोगे काम, नहीं, वो उसको नो वर्क ऑन एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसको सबसे पहले प्रॉपर शटडाउन लेना है। शटडाउन लेने के बाद पूरा लोटो को सिस्टम में बताता हूँ कैसे, तब कब जाके उसको हाथ उस पर काम करना चालू करना है। इसी तरह कोई टाई ब्रेकर, हमेशा कभी भी आप देखो सिस्टम में 2 सोर्स होते हैं, एक डीजी है तो दूसरा सोर्स आपका ग्रिड का रहता है, आपको मालूम ही नहीं रहेगा कहाँ से किधर से पावर आ गई है, वो भी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं बताऊँ। अदर सोर्स ऑफ पावर में जैसे लाइन है, आज विंड फार्म की जो साइट होती है तो मल्टीपल 30 लाइन क्रॉसिंग होती है, और आपने किसी अपनी लाइन पे काम कर रहे हो तो उसमें भी कहाँ से पावर आएगी आपको पता भी नहीं है। तो वो सब चीजें हैं कि अदर सोर्स ऑफ पावर कैसे आ सकती है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। नो डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर वर्क विदाउट रिटर्न प्लान के बिना, वर्क परमिट, PTW परमिट टू वर्क के बिना, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज को बताया बिना वो काम आपको इलेक्ट्रिकल वर्क तो करना ही नहीं है। नो ट्रायल इन द पर्सनल आर नॉट एडुकेटेड, जो भी आदमी ट्रेंड नहीं है उनके साथ ट्रायल मत करो। जैसे कोई भी अपन किसी को बोला यार जा यार, तो छोटा सा काम, जैसे भाई हमारे सिक्योरिटी वाले होते हैं वो 11 kV के आइसोलेटर को ऑन ऑफ कर लेते हैं, कई जगह ऐसा होता है, डीजी चला रहे हैं बहुत सारी जगह, तो दैट वी नीड टू सी कि क्या कोई ट्रेन है, नहीं, मतलब ट्रेन होना चाहिए आदमी। स्टे अवेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, ये ठीक है। एंश्योर प्रॉपर ग्राउंडिंग, वो भी बात करेंगे अपन। कीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अवे फ्रॉम वाटर के आसपास जो ऐसा जो वाटर लॉगिंग एरिया है, जहाँ कैचमेंट एरिया बन रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि अपने को वहां से दूर ही उस सिस्टम को रखना चाहिए, क्योंकि जितना वेट एरिया होगा उतना ही ज्यादा हैजार्ड्स जो है बढ़ जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना आप सब लोगों के? कैन आई टेक? हेलो, यस सर। थैंक यू। नो द लोकेशन ऑफ इमरजेंसी शटडाउन। अभी क्या होता है कि जैसे एक सिस्टम है पूरा बना हुआ, उसमें आपको पता है डीजी रखा हुआ है या कहाँ पे मेरे लाइट ऑन होती है, क्या होती है, तो वो इमरजेंसी के टाइम में कहाँ से कौन से स्विच ऑफ करने से सप्लाई जाएगी, किसी को मान लिया करंट लग गया, क्या करंट, तो वो पता ही नहीं रहता लोगों को, एकदम फिर भागते हैं। अभी यहाँ राजकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, अभी आप लोगों को पता चला हो तो वो इस टाइप के हादसे इसी टाइम होते हैं कि जब पता ही नहीं रहता कि अपन को करना क्या है, किधर से निकलना है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान क्या है, दैट वी नीड टू सी। रेगुलरली इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो एक मेंटेनेंस का अपना काम देखना ही है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रूल है, ऑल इलेक्ट्रिकल इन द परफॉर्म सेफ्टी एंड एवरी रूल प्रोसीजर वाज रिटन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल का एक ही है मेजर चीज, दूसरे से बता रहा हूँ, सिविल में इतना नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल का प्रोसीजर लिखा होगा। अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि भैया वो उस आदमी के साथ ऐसा हो गया, आप नहीं मानोगे, लेकिन वही अखबार में आ जाए ना तो आप मान जाओगे, हाँ यार ये तो आया था अखबार में। तो वो बोलते हैं रिटर्न का क्या मतलब। तो इलेक्ट्रिकल का कोई भी सिस्टम रूल है, दैट प्रोसीजर है, दैट शुड बी रिटर्न, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और अपने को ये भी रिकॉग्नाइज करना कि सारा जो भी है ह्यूमन फैक्टर ही, ये अपन मान के चलो कि मतलब आदमी की गलती से ही लफड़ा होता है। तो स्टॉप, रुको भाई, सोचो मैं क्या करने जा रहा हूं, उसको लिखो और फिर उसके हिसाब से प्लान करो बिफोर यू एक्ट। आप जैसे जाके आपको पता है कि मेरे को आइसोलेटर ऑन करना है, उससे पहले सोचो यार क्या करना है। अभी एक लेटेस्ट एक घटना हुई है हमारे गांव के अंदर ही, कोई RSCB का बंदा था, वो डिस्कॉम का, किसी ने ऑन कर दिया आइसोलेटर, ऊपर चढ़ा हुआ था, खत्म हो गया वो। तो ये वहां पे अगर कोई एक्ट करेगा ढंग से तो ये आज से अपने नहीं होगी। सारे इक्विपमेंट वायरिंग जो भी है, ये मान के चलो, जैसे आपने कोई केबल देखी या कोई भी वायर देखा कहीं भी लटका हुआ कैसा भी, ये मान के चलो भाई उसमें पहले पावर है,
जो और कॉन्फिडेंस है, या आपने पता नहीं मैंने बंद कर दी है, या कल ये भी एक जैसे हमारे भी हुआ है इस टाइप का कि अपन जैसे सोचते हैं कि बंद है, लेकिन वो कई बार चालू हो रहता है, या गलती से आप खुद बंद करना भूल जाते हो। तो एज्यूम दैट कि एवरी इज कोई भी केबल वायर है उसमें पावर हो सकती थी ना, उसको चेक करो पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल्स जो आज यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये 299 रुपए का मतलब ये है कि आपको 299 लोगों को इसको बताना है, ठीक है। ये मैं आपको ये पीपीटी भी दे दूंगा, और हो सकता है रिकॉर्डिंग भी रहेगी तो वो भी मैं दे दूंगा। तो आपको 299, एक आदमी को 299 लोगों को ये चीज बतानी है। उसका एक ही फंडा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का कि नो करंट थ्रू योर बॉडी, यानी अगर आपने कहीं भी मिस्टेक की तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट जाएगी, तो करंट अगर जा रही तो आप इलेक्ट्रिकली सेफ हो ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग भी नहीं लिया आप और ना फॉलो कर रहा आप, तो ये आपको करना है। ये एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, हो सकता है काफी लोगों को आपको पता हो। ये ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसमें क्लियर लिखा हुआ कि लेस देन 1 एम्पियर कैन किल, मीन्स अभी मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है। अपन जैसे ये अगर इंडस्ट्री में बात करें तो 30 मिली एम्पियर की ईएलसीबी की बात होती है, कई 100 मिली एम्पियर की भी लोग लेते हैं, ठीक है। कोई लेता ही नहीं है, और कहाँ लेनी चाहिए ईएलसीबी, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक चीज बताता हूँ कि क्या है, आपको मात्र 25 मिली एम्पियर पे, 25 के नहीं, मतलब मात्र 1 मिली एम्पियर के बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन आप जैसे 4-5 मिली एम्पियर के आसपास होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा सेंसेशन हो जाता है, पेन नहीं होता है, सेंसेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके आसपास लगभग 15 के आसपास, 15-16 के आसपास आपको पेन होना चालू हो जाएगा, 16 मिली एम्पियर ओनली, ठीक है। वो दूर भाग जाता है, मतलब उस टाइम अरे यार कुछ है, मतलब जिस बोल रहे हैं यार यार तो झटका रहा। वो कब होता है, जैसे अपने पानी जब चलता है बारिश के टाइम में, नलों में हल्का सा लीकेज होता है, जब मैं नल पे जाकर हाथ लगाता हूँ तो मुझे एक झटका सा आता है, तो हाथ जो अपन झटकाते हैं ना, वो उतने से मिली एम्पियर उसमें फ्लो के माइनर लीकेज है कहने का मतलब, ठीक है। तो वहां उसके बाद जो 30 मिली एम्पियर जो है, उसको क्यों इसको फिक्स किया है कि भाई यहाँ पे या कोई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी लगानी है। क्यों करना है, क्योंकि वहां पे शॉक सीरियसली आपको लग जाता है 30 मिली एम्पियर पे। और जो लोग 100 मिली एम्पियर के लगा के बैठे, उनका क्या हालत है, उनकी हालत खराब है, बहुत जबरदस्त पेन होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, एसिफिकेशन हो जाएगा। तो यानी वहां तक तो अपन को जाना ही नहीं है। और 300 के आसपास अगर जाओगे तो आपको वेंट्रिकुलर जिसको बोलते हैं फाइब्रिकुलेस, मतलब वो पूरा आपके एक तरह से बर्न होना चालू हो जाएगा, हार्ट काम करना ही बंद हो जाएगा। तो कहाँ 300-400 मिली एम्पियर पे इतना लपड़ा हो, तो 1 एम्पियर की तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान, 1 मिली एम्पियर जो क्या है, 1/1000 ऑफ 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तो हमेशा अब आप लगाना कहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा ईएलसीबी की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, कंस्ट्रक्शन पावर में आती है। यानी जब कोई चीज बन रही होती है तो देयर आर लॉट ऑफ टेम्पररी वायरिंग होती है, कहीं टेप लगा रखी है, कहीं पे कच्चा रबड़ लगा रहा है, कोई ऐसे ही लटक रहा है, बेयर कंडक्टर है, कहीं डायरेक्ट तार होगा हेड टाइप बना के क्या वो लगा देते हैं। तो वहां रिस्क बढ़ जाती है अर्थ होने की और करंट की। वहां ईएलसीबी इसलिए लगाते हैं कि जैसे ऐसा कुछ हो तो ट्रिप हो जाए सिस्टम, कम से कम आदमी को दिक्कत नहीं हो। बाकी जो नॉर्मल डीजी, आज आप जाओ जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है उसमें डीजी लगा, उसमें ईएलसीबी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां टेम्पररी फिक्स हो चुका है, एवरीथिंग इज वहां पर सिस्टमेटिक है। या अपना कभी स्विच यार्ड में आप देखो सब स्टेशन में डीजी होता है, तो वहां भी पावर एससीडीबी के थ्रू सर्कुलेट होती है, तो वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये मेनली कंस्ट्रक्शन में इसकी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज तो क्या है कि घरों में लगा दोगे तो आप बार बार ट्रिपिंग आएगी, तो घर वाले कर भी नहीं पाएंगे उसको पे, तो वो ध्यान रखना है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना कि 30 मिली एम्पियर की एलसीबी क्यों लगती है, क्योंकि आपको शॉक फील हो जाता है सीरियसली, इसलिए 30। 100 तक आप जाओगे तो हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा लिखा हुआ उसमें, डिफिकल्ट आ जाएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तक हो जाएगी 100 मिली एम्पियर में। और 400 मिली एम्पियर के आसपास तो आपका हार्ट ही स्टॉप होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ नॉर्मल करंट पाथ, अभी कभी भी अपन जैसे कहीं खड़े होते हैं तो करंट भी अपना एक पाथ बनाता है, और वो अगर पाथ आपके हार्ट के थ्रू जा रहा है तो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ जाती है, और आपको मतलब उसमें संभावना आपके खत्म होने की ज्यादा रहती है। तो हार्ट के पंपिंग को कौन रखता है, अगर वो इलेक्ट्रिक कोई भी, पहली बात तो करंट क्लोज पाथ में बहने वाली है तो पक्का है, यानी आपने ऊपर हाथ लगाया तो नीचे अगर आपका कहीं कहीं अर्थ हो रहा है या न्यूट्रल के साथ आप कहीं कहीं टच हो रहे हो तो ये आपके साथ होगा।
जैसे आपकी अब चिड़िया होती है, तो चिड़िया अपना आराम से 33 पे बैठ जाती है, लेकिन उसका कोई क्लोज पाथ बन ही नहीं रहा है, तो वो आराम से वो बैठी रहती है, उसको कुछ करंट फ्लो होता ही नहीं था, अपने भी नहीं होता। आप एक टेस्टर लगा के देख सकते हो, अभी टेस्टर लगा के आराम से आप ये 1100 वोल्ट के अपन जो सेफ्टी शूज पहनते हैं वो 1100 वोल्ट रेटिंग के है, वो पहन के आप उसमें हाथ लगाओ, आराम से कोई आप करंट फ्लो नहीं होगा अगर नीचे सेफ्टी शूज है, और कहीं और दूसरी जगह आपका हाथ वगैरह कुछ टच नहीं है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रही, उसको क्लोज पाथ मिल नहीं रहा है, या तो न्यूट्रल होगा या अर्थ होगा। अब ये देख रहे हो आप, पहला पाथ दिख रहा है हैंड टू हैंड, यानी आप कभी भी हाथ ऐसे चौड़े करे हुए आपके इस टाइप से हाथ है और एकदम कहीं से टच हुआ, तो वो आपका जो करंट का फ्लो हैंड टू हैंड रहता है उसमें हार्ट को एक क्रॉस करता है, उस केस में नीचे तो अर्थ हो रहा है, लेकिन अर्थ कौन सा हो रहा है, एक हाथ में जो बेयर कंडक्टर है वो टच हुआ, और दूसरा वाला जो है आपके कहीं कहीं ऐसी जगह टच हो गया जहाँ अर्थ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा वाला एक हाथ से दूसरा वाला साइड का पैर, उसमें करंट फ्लो होती है, तो वो भी हार्ट के थ्रू होती है, ठीक है। और एक होता है आपका हेड टू फीट, ये 3 रूट ऐसे हैं जो नॉर्मल में आपके फ्लो करते हैं आपके हार्ट से होते हुए, तो ये रिस्की है, ठीक है ना। तो ये अपना को इसमें भी हमेशा कहीं खड़े होते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ, तो इस टाइप की पोजीशन बनाने से थोड़ा अवॉइड करें तो इट इज बेटर, ठीक है ना। उसके बाद ये पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या है, कोई भी आदमी काम करेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक मिनट म्यूट कर दीजिए। हेलो, किसका, हाँ हाँ चलो म्यूट कर दीजिए भाई, किसी का कोई अनम्यूट अभी बोलेंगे जब करना, आपको म्यूट रखो उसको, ठीक है। कोई भी आदमी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम कर रहा है, पर्सनल मतलब 2 टाइप के पर्सनल वर्ड होते हैं, एक पर्सनल होता है PERSONL और एक होता है पर्सनल। तो आदमी जो आपके काम, एक कौन किसका बज रहा है इसको, हाँ? ये म्यूट म्यूट कर दीजिए यार, किसकी आवाज आ रही है, हाँ कौन, गुरु, नहीं नहीं वो कर दिया होगा म्यूट, अरे म्यूट हो गया, कोई बात ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अभी दिख रही है ना स्क्रीन, तो दिख रही है ना आप सब लोगों को, हेलो, सर दिख रही है। ठीक है ठीक है। तो पर्सनल जो है कोई भी आदमी हो, तो अभी क्या है, नॉर्मली अपन ITI होता है, ठीक है, ITI के साथ उसका वायरमैन लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, कई बार जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट में भी वायरमैन लाइसेंस की, अदरवाइज वो सुपरवाइजर या इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का भी अगर आदमी है अपना डायरेक्ट है तो वो उस लेवल का होना है। दूसरा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के आदमी है जो काम कर रहा है या अपना स्टाफ के, तो दे शुड बी नो CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेटर, CPR का प्रोसेस क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ, वो कब जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिक शॉक का एक इलाज है CPR, लेकिन CPR देनी कब है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सांस चलनी चाहिए तब आपको CPR देनी, सांस ही नहीं है तो CPR देनी ही नहीं, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक आदमी हमेशा, एक तो लेडर का सिस्टम है, जब भी लेडर लगा के मान लिया CT-PT पे काम कर रहा है, स्विच यार्ड में किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर पे काम कर रहा है, तो नीचे उसकी CD को पकड़ना, और CD को पकड़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एक असिस्टेंट साथ में, ठीक है, उसको, उस असिस्टेंट को पता भी रहना चाहिए, उसको भी पता रहना चाहिए कि क्या हैजार्ड्स इसमें हो सकते हैं जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा एक असिस्टेंट साथ में, एक कोई ब्रेकर भी आप ऑन करने जा रहे हो तो आप अकेले मत जाओ, क्योंकि आइसोलेटरी ऑन करने जा रहे हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम इमरजेंसी जो भी रेस्पॉन्स करना है वो करेगा, उसको अगर पता होगा सारा, और पता होना ही चाहिए, जो भी असिस्टेंट उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका साथ में जा रहा बंदा या खुद भी हो, उसको पता रहना चाहिए कि मेरा इमरजेंसी में मुझे कहाँ से निकलना है, कैसे प्रोटेक्ट करना अपना आपको, ये पता होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह उसको दी जानी चाहिए, ठीक है। ये पर्सनल बता रहा हूँ, वो जो इलेक्ट्रिकल में जो काम करने वाले हैं या इलेक्ट्रिक सेफ्टी पूरी रखनी, तो ये चीजें जरूरी उस आदमी के, PPEs का सारा पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन से PPEs आपको रखना है, ठीक है। और बाकी जो स्पेसिफिक जॉब ड्यूटीज जो है आपको पता रहना चाहिए कि भाई मैं आइसोलेटर क्लोज ओपन करना है, या मुझे कोई वायर छील के वो कनेक्ट करना है, या मुझे कोई केबल टर्मिनेशन करके जोड़नी है, शटडाउन लेना है, वो सारा उसको पता रहना चाहिए, और उसके हिसाब से जो सर्टिफिकेशन वगैरह अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी की रिक्वायरमेंट है कंपनी की, तो दैट शुड बी फुलफिल। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, लेट्स सी वन वीडियो, 1 मिनट।
एक मिनट, ये तो मैं पूछ रहा था। अरे तो हुआ बेटर है ना भाई। एक 1 मिनट है, आई थिंक ये जो है स्क्रीन आपका प्रेजेंटिंग का गया। दिस वन 1 मिनट है, मैं अभी कर रहा हूँ। इसको चेंज करना, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा। दिस वन ये नहीं आ रहा स्क्रीन। अभी कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा ये है ना यार, दिस ये आएगा, ठीक है। That's all. It causes electric shock. ठीक है ना? Don't plug a bunch of stuff into one outlet or extension cord because it could damage the electrical system in your house and even cause fire. Don't place the wire on the wet area or in the area where there is water, and take away or wipe any liquid near your working area to avoid getting electrocuted. After using an electrical device, unplug it properly from the socket. When working on unequipped Before entering a factory machine, you should inform other personnel that you are inside so that no one would attempt to turn on the machine. क्या चालू? Plug
in your sockets in the right place to avoid electrical accidents or electrical injuries. ठीक है, ये तो वो सारी चीजें हैं। ये अब मैं वापस आकर नेक्स्ट वी स्टार्ट अगेन लाइट का ये विंडो में दिस वन नहीं दिस वन नहीं वो बोला नहीं दिस वन। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? विजिबल है? हेलो, ये स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं है। माय स्क्रीन इज विजिबल? हाँ विजिबल सर। ओके ओके। तो ये पर्सनल क्वालिफिकेशन की अपन ने बात की। ये अलग अलग बाउंड्रीज है अपनी। कोई भी चीज होता है, 3 टाइप की बाउंड्रीज होती है, आप ध्यान सुनो। एक तो होती है रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री, एक प्रोहिबिटेड बाउंड्री होती है, और एक लिमिटेड बाउंड्री। ये 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जैसे एक ब्रेकर ही आ गया फॉर एग्जाम्पल, या पूरा एक आपका वो लगी हुई है एमसीसी है मान लिया, या स्विच गियर पैनल है, तो ब्रेकर के अंदर जाना तो उसके शटडाउन के बिना हो, तो वो पूरा जो है वो पूरा रेस्ट्रिक्टेड है। वो रेस्ट्रिक्टेड मतलब जैसे बोलते हैं ना वो है। उसके बाद कहाँ तक जाना है, जैसे लाइन अपना इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो है या जो भी इंजीनियर्स काम करते हैं वो उसमें उसके आसपास घूम सकते हैं, तो वो एक आपका हो गया लिमिटेड बाउंड्री होगी, और एक बिल्कुल प्रोहिबिटेड बाउंड्री। तो अलग अलग बाउंड्री दिखा रखी है, उसको आप बाद में भी आराम से देख सकते हो। ये अलग अलग बाउंड्री होती है ना, जैसे अपन कौन आदमी कहाँ क्या काम, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन या जो भी इंजीनियर होगा वही अंदर जाके शटडाउन लेके अंदर काम कर सकता है। जो बाहर ऑफिसर है, जो स्टोर वाले हैं अपने या दूसरे हैं, वो जाके उसमें काम नहीं करेंगे सिस्टम में, उनके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। और बाहर का बिल्कुल कोई आदमी जो कोई पीपीज में नहीं है, कोई विजिटर आए तो वो प्रोहिबिटेड हो गया उनके लिए। अलग अलग बाउंड्री है, ये यहाँ से आप समझ सकते हो। जैसे 750 वोल्ट का जैसे है ये someone want to join me। अच्छा, कमल कहाँ से रुका? ओके। तो ये आप देखिए अलग अलग बाउंड्री है, प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिट। यानी एक जैसे 750 वोल्ट है, या कह दो जैसे 480 वोल्ट की बात करें, 415 वोल्ट मान लीजिए, उसकी एक बाउंड्री है 3 फीट 6 इंच, ये लिमिटेड बाउंड्री है। तो एक अनक्वालिफाइड आदमी जो होगा वो उस जगह पे खड़ा रहेगा, उसके लिए वो एरिया हो गया है। फिर एक बाउंड्री आती है रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, तो उसके अंदर एनर्जाइज सिस्टम के अंदर तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते विदाउट शटडाउन, तो वो तो प्रोहिबिटेड हो गया। और एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे हर कोई नहीं घुस सकता, ठीक है, तो वो है। और एक लिमिटेड जिसमें लोग जा सकते हैं बट दे कैन नॉट उस रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री में नहीं घुस सकते। ठीक है, स्विच यार्ड रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री, तो वहाँ कौन जो ऑथराइज आदमी होगा वही एंटर करेगा, बाकी ऐसा कोई रिस्क नहीं, दूसरा आदमी जाके घूम के आ सकता। बट अगेन वो तो रेस्ट्रिक्टेड है, उसका एक बाउंड्री होती है, फेंसिंग होती है, लॉक होता है, वहां पर हर कोई नहीं घुस सकता। ठीक है ना, इस टाइप से। इलेक्ट्रिक शॉक की अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजरी हो, वो एक ऐसा डैमेज है जो इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी के अंदर पास होगी ना, उसके वजह से होती है, और बर्निंग सेंसेशन होगा, टिश्यूज जल सकते हैं, ठीक है, और आपका इंटरनल ऑर्गन भी काम करना बंद कर देंगे इलेक्ट्रिक शॉक, वो एक चीज है मतलब। ठीक है, तो वहां इलेक्ट्रिक शॉक क्या है कि कोई ना कोई करंट उसके अंदर पास होनी चाहिए, वो करंट पास होने से आपके बॉडी के जो टिश्यूज है वो बर्न होने लगेंगे, और आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हार्ट जैसे सबसे ज्यादा अटैक होता है। दूसरा क्या है, अगर एक लॉन्ग टाइम तक चले तो क्या होगा कि ये हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में भी बहुत तगड़ा फर्क है, तो ये कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है, हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक कोई बताएगा मेरे को कि हार्ट अटैक पहले आता है या कार्डियक अरेस्ट पहले होता है? एनीवन कैन टेल मी? आप में से कौन पहले आता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट पहले होता है या हार्ट अटैक पहले आता है? अरे प्रियांश बता सकते हो? नो आइडिया सर। तो इसमें क्या है कि हार्ट अटैक बाद में आता है, कार्डियक अरेस्ट पहले होता है। ठीक है ना, ये एक चीज ध्यान रखो आप, और इस दोनों का डेफिनेशन भी अलग है।
ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, कोई भी इंजरी हो सकती है, वो एसी और डीसी दोनों करंट से हो सकती है। अपने इंडिया में अगर बात करें तो एसी जो है वो मैक्सिमम एसी है, 95 से अबोव एसी है, डीसी सिस्टम बहुत ही कम है। ठीक है, तो ज्यादा जो इंसिडेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक वाले वो सब एसी की वजह से हो रहे हैं। अब एसी करंट इज मोर डेंजरस देन इक्विवेलेंट टू डीसी। अब तक सब लोग ये मान के चल रहे थे कि यार डीसी इज डेंजरस, लेकिन डीसी नहीं है, वो एसी डेंजरस। उसको समझना है आपको कि उसको वो क्यों डेंजरस है एसी। तो क्या होता है कि एक तो ये समझ लीजिए जितना ज्यादा एम्पेरेज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा अपने बॉडी को हार्म पहुंचने वाला है। या वोल्टेज भी ज्यादा है, 33 के भी ज्यादा है, 132 के भी, 220 के भी, वो और उतनी रिस्की है। और घरों में जैसे 230 वोल्ट चलती है वो उतना नहीं है। फिर 415 वोल्ट आता है 3 फेज वाला, वो हो गया। फिर 11 केवी का सिस्टम आता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, एम्पेरेज बढ़ेंगे, उस हिसाब से इंजरी बढ़ती जाएगी। एसी इज ओपन कंसिडर मोर डेंजरस एट लोअर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी जब एसी क्या साइनोसॉइडल वेव चलती है, यानी पहले पॉजिटिव में जाएगी, उतनी वापस नेगेटिव में आएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी उसकी कम है तो क्या है, धीरे धीरे जैसे ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो वो धीरे धीरे जो ऊपर नीचे होगी तो उसमें आपका जो हार्ट है वो समझ, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर फैलाव होगा, ठीक है, टिश्यूज का। तो वो क्या है कि समझ ही नहीं पाएगा आपका माइंड की हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये कारण होता है इस कोज द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए वे दैट मेक इट हार्डर फॉर अ पर्सन टू लेट गो। यानी लेट गो क्या है, आदमी समझ ही नहीं पाएगा। आदमी जैसे उसको किसी को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही वो प्लस माइनस ऊपर जाएगी नीचे, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्स होगा। तो वो क्या है कि ये प्रोसेस धीरे धीरे, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में और भी ज्यादा रिस्की है, वैसे 50 हर्ट्ज से अपने यहाँ का इंडिया का स्टैंडर्ड, तो वहां क्या है कि आपका लेट को, आपका माइंड को नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है, ज्यादा रिस्की वाली बात नहीं है, रिस्की तो कम है, बट यूं है आपका लेट गो नहीं कर पाएगा, इसलिए रिस्की, तो आप क्या वहीं चिपक जाओगे। तो दिस इज नोन एज अ लेट गो फिनोमिना बोलते हैं इसको। डीसी में उल्टा होता है, डीसी में सीधा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो माइंड समझ पाता है आपका कि यार ये चीज मुझे चिपका, ये खींच रही है मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, तो वो वहां से छुड़ाने का ट्राई करता है। ठीक है, वो माइंड, सब कुछ माइंड का खेल है। वहां एसी के केस में माइंड काम कर नहीं पाता है, और डीसी में जो कि माइंड प्रॉपर काम कर पाता है। इसलिए एसी इज मोर हार्मफुल देन डीसी। तो ये काफी लोगों को क्लियर नहीं है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने गिवन द करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग जैसे कंडीशन, एक 110 220 वोल्ट भी बता ना, एक वन अपन बात कर रहे हैं, एक एम्पेयर से 30 मिली एम्पेयर पे अपन शॉक आने लग जाता, तो 110 से 220 जो है वो कैन रिजल्ट इन डेथ हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कार्डियक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, माइनर टू सीवियर बर्न्स, क्या क्या हो सकते हैं, ये चीजें लिखी हुई है, आप कहीं पे भी देख सकते हो। डैमेज टू मसल, नर्व, ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स, ठीक है ना। सेकेंडरी इंजुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी इलेक्ट्रिक, जैसे कोई आदमी ऊपर हाइट पे काम कर रहा है, वहां कोई तार है, बेयर कंडक्टर, उसका हाथ लगाना, उसको इलेक्ट्रिक हो गया, तो उससे क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिर के नहीं डेथ हो रही हो तो वो डेथ हो जाएगी। तो जो सेकेंडरी इंजुरीज है वो बड़ा रिस्की है इसमें, जब भी अपन हाइट वगैरह पर काम करें, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक शॉक से उस टाइम बचना जरूरी, वो तो बहुत ही जरूरी है, मतलब। ठीक है, तो इवन 1 मिली एम्पेयर एसी कैन कॉज इरेगुलर हार्ट राइम्स। 1 मिली एम्पेयर से कम की एसी करंट भी आपके हार्ट को, और पेस मेकर जो लगा के घूम रहा है, जो 10 साल के करीब का होता है पेस मेकर, वो आदमी तो अगर उसको छोटा सा 1 मिली एम्पेयर भी अगर कहीं टच हो गया ना, उसका आगे शॉक, तो वो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी हार्ट की। ठीक है ना। नाउ सिवियरिटी ऑफ इंजरीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। क्या है, करंट की स्ट्रेंथ क्या है, कितने टाइम तक करंट आपकी बॉडी में फॉलो कर रहा है, एसी है या डीसी है, वो सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा उतने ज्यादा टिश्यू आपके डैमेज होंगे। ठीक है, पाथवे किस टाइप का है, जैसे अभी मैंने आपको 3 पाथवे बताया कि जो हार्ट को होके जा रहा है, यानी एक हाथ और दूसरी साइड का पैर, या फिर दोनों हाथ, या हेड टू आपका एक लेग, तो ये ऐसे पाथ है जहां पे हार्ट से होके जाती है करंट, तो वो बहुत रिस्की है। तो पाथवे कैसा है, ठीक है। स्किन कैसी है, स्किन में बहुत डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी, जिसकी स्किन मोटी इस टाइप की है, जिसका रेजिस्टेंस वगैरह ज्यादा, उसको थोड़ा सा कम फील होगा। जिसकी वेट स्किन है, मान लिया थोड़ी स्वीट आ रहा है, ह्यूमिडिटी रहती है, पसीना आता है, उसको भी रिस्क ज्यादा है इसकी। ठीक है, और जिसकी स्किन इंटैक्ट है, उनका डैमेज भी उनको ज्यादा होने का चांस रहता है। यानी मोटी चमड़ी वालों को कम करंट आएगा कुल बात। ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस अगर बॉडी का देखें तो वो होता है लगभग 100 किलो ओम से लेके 1 मेगा ओम के आसपास बॉडी का रेजिस्टेंस रहता है, अलग अलग के हिसाब से। तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट फ्लो जो है वो कम होगी, तो उसकी बॉडी उस हिसाब से थोड़ा उसमें इलेक्ट्रिक शॉक उसका छोटा कम लगेगा। ठीक है,
ये सारी चीजें क्या क्या पहनने वो आपको पता ही, डाइलेक्ट्रिक फुटवेयर है, ग्लोव्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपन को पहननी पड़ती है। ये भी एक समझ लीजिए, ये एक नई चीज है। मैंने अभी यहाँ देखो, एक तो डीसी और एसी वोल्ट यानी 50 वोल्ट, यानी अभी अपन 12 वोल्ट की बैटरी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, अपना आराम से हाथ लगा रहे हैं। 24 वोल्ट के साथ भी नहीं होता, बैटरी बैंक में अपन जाते हैं आराम से, टर्मिनल को हाथ से खोल लेते हैं, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट को, कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ करंट ही फ्लो नहीं होती उतने में। जो रिस्क जो है 50 वोल्ट, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी, उसको रेफरेंस पॉइंट बनाए, यानी 50 से ऊपर जैसे आपको, और इसको आप चेक भी करना हो तो कर सकते हो। आप एक डिमर स्ट्रेट ले लो, ठीक है, उसमें आप 50 धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओ, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओ, और जैसे 50 वोल्ट जैसे आएगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो जाएगा। तो यानी 50 वोल्ट इज द रिस्की वोल्टेज फॉर आइदर एसी और डीसी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि कोई भी कितने वोल्टेज में करंट आता है, भी 50 वोल्ट, ठीक है, दोनों ही, एसी हो चाहे डीसी हो। अब होता है टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, अपन ने कई बार सुना है, इसकी कैलकुलेशन भी होती है। जब अपन अर्थिंग की डिजाइन करते हैं किसी भी स्विच यार्ड के लिए, तो हमेशा अपन ये कितना टच पोटेंशियल उसको ध्यान में रख के करते हैं, वो उसके हिसाब से उसका अर्थिंग का डिजाइन होता है। ग्रिड जो बनता है, अर्थमेट जिसको बोलते हैं, जो 75-10 की होती है या 40 mm की एमएस रोड होती है उसमें, ठीक है। तो टच पोटेंशियल की बात कर रहे थे, ये दिखा रखा मैंने, एक लड़का खड़ा है, ये हरा वाला जिसे हाथ में लगा, तो ये क्या है, ये चीज है जहाँ पे बेयर कंडक्टर कुछ है, जहाँ पे उसका हाथ लग रहा है और नीचे वो खड़ा है, तो टच किया उसने, मान लिया किसको टच किया, बेयर कंडक्टर को किसी को टच किया, मतलब कोई लीकेज, छोटा मोटा इंसुलेशन डैमेज था, कुछ था, उसको टच हो गया। बड़ी लाइन भी हो सकती है, 11 kV हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो पाथ कैसा बना आपका, उस इक्विपमेंट जहाँ बेयर जहाँ हाथ लगाया और नीचे पैर जो आपके लगे, उन दोनों के बीच, अब पैर लगाए या नीचे का ग्रेवल है। अब आजकल क्या हो रहा है, लोगों ने ग्रेवल ही खत्म कर दिए, डायरेक्ट स्लैब बना रहे हैं, सीमेंट की स्लैब होगी, देयर इज नो, ग्रेवल भी खत्म कर दिया, क्योंकि ग्रेवल क्या हाई रेजिस्टेंस वाली होती है, वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरे भी ग्रेवल के बहुत सारे यूज है, बट जो मेजर यूज है वो ये है। तो वो हटने के बाद तो अब क्या होगा, जब अब आपने शूज भी पहन रखे, वो 1100 वोल्ट के, ज्यादा कोई उस रेटिंग के नहीं है। अब उस केस में क्या होगा कि ये जैसे आपने ऊपर हाथ रखा और नीचे आपका उसका पाथ बन गया, तो दिस इज कॉल्ड टच पोटेंशियल। ये कितना पोटेंशियल आएगा उस पर्टिकुलर स्विच यार्ड में, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको टच पोटेंशियल बोला, जहां बेयर कंडक्टर कहीं हाथ लगाया, वो कहीं पे भी जहां लीकेज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और नीचे आपका पैर फुट, उस दोनों के बीच में पोटेंशियल जो है क्या है, हाई, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। वो कितना वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, और हमेशा फ्लो कैसे करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। जैसे मैकेनिकल में आपका प्रेशर होता है, वैसे के वैसे इलेक्ट्रिकल में है वोल्टेज। प्रेशर आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हवा हो पानी हो वैसे चलता है, वैसे के वैसे इलेक्ट्रिकल जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलेगा। अब आप ऊपर जब हाथ लगा रहे हो तो हाई वोल्टेज होगा, नीचे जो ग्राउंड पे आप खड़े हो, जहाँ ग्रेवल बिछी है, नहीं बिछी है, जो भी मान लो, वो जीरो पोटेंशियल में मान के चल रहे हैं, अर्थ यानी जीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट फ्लो कहां से होगी, उस बेयर से लेके, तो वो अगर आपका पाथ मैंने जो पहले बताया वैसा बन गया, जो हार्ट के थ्रू होके जा रहा है, तो मोर डेंजरस फॉर अस, ठीक है। तो स्विच यार्ड में काम करते टाइम भी अपनी जो पोजीशन होती है वो अपने को थोड़ा ध्यान में रखे, तो इट इज गुड फॉर अस। सेम बात करें अगर स्टेप पोटेंशियल, ये आपका ये वाला था। स्टेप पोटेंशियल क्या है, बेसिकली जब अपन उसमें चलते हैं कहीं पे भी, तो ग्राउंड पे अपन चल रहे हैं, लेकिन जो मेरे 2 फीट पड़े, एक पीछे टच हुआ और एक आगे जाके टच हुआ था, तो 2 फीट के बीच मेरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टेप पोटेंशियल। तो उसके भी कैलकुलेशन होती है, अगर वो ज्यादा आ रहा है तो अपन उसमें अर्थिंग की डिजाइन में अर्थिंग बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक चीज है। तो ये 2 चीज को आपको ध्यान रखना, कोई पूछे कि स्टेप पोटेंशियल टच पोटेंशियल क्या चीज है, ठीक है। नाउ ये आ गया आपका, ये मैंने अभी जो बात की इलेक्ट्रिक आर्क फ्लैश, ये अभी आपने देखा, ये पूरा इसने पेन रखा है, हुड वगैरह सारा। तो पहला बात तो क्या है कि आपको 50 वोल्ट से आपको पता लग गया कि मेरा 50 वोल्ट के ऊपर मेरे करंट आने लगता है, आता है, तो आप क्या करो, कभी भी जो टेम्पोररी में सिस्टम में काम हो रहा है उसमें तो आप ELCB लगा ही दो, कम से कम रेजिस्ट्रेशन करंट डिवाइस लगा दो, या ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगा दो, ठीक है ना। ये आपका क्या करेगा, आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। किचन स्पेशली जो कैफेटेरिया एरिया है, किचन है, वो है, उनमें आप जहाँ ज्यादा भीड़ लगी रहती है, मतलब मल्टीपल यूज है सिस्टम के, वहां पे ये लगाना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा उनको
वोल्टेज सोर्स जो है वो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट साइट्स शैल हैव प्रोसेस टू इन प्लेस टू मैनेज शो गेज, ठीक है। मल्टीपल हो, जो मैंने बताया अभी एक हादसा मैं आपको बताया था डीजी वाला कि कैसे रिटर्न डीजी से पावर आ गई थी, ठीक है। तो वो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि मल्टीपल सोर्स के टाइम में भी अपने को प्रोटेक्ट सिस्टम को कैसे ध्यान रखना, ठीक है। साइट शैल बी प्रैक्टिकल एंड प्रोसेस, ये आ गया सारा सीजन फॉलो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क फ्लैश जो होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट आर्क मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया शॉर्ट सर्किट हो गया, ब्रेकर है साहब या कोई स्विच गियर है, कहीं से गलती से आपने अर्थिंग करी हुई, टेम्पोररी अर्थिंग कुछ है, आपने जैसे ब्रेकर को ऑन करने की कोशिश की तो एकदम तीनों फेज शॉर्ट हो गए या एक फेज और अर्थ हो गया, शॉर्ट होते ही वहां पर आग लग जाएगी। आग लगेगी तो एकदम बहुत सारी फ्यूम्स वगैरह जो होती है वो बाहर निकल, ब्लास्ट होता है एक तरफ। ब्लास्ट के रूप में क्या है, बहुत सारी मेल्ट क्या क्या चीज होगा, मेटल पार्ट मेल्ट होगा, गैस निकलेगी, बॉल ऑफ गैस एक तरह से होगा कि क्लॉथ जो है आपके वो बर्न हो सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है। अभी इसमें टेम्परेचर आ रहा है, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कभी भी इस टाइप की आर्किंग होती है तो क्यों आर्क शूट पहनने के लिए बोला जाता है, अपन पहनते ही नहीं। अभी जो अपन 33 पे 11 के हुई है 66 के हुई है, ब्रेकर को ऑन ऑफ कर 66 के तो चलो आउटडोर वाले हैं, बाकी जो इंडोर स्विच गियर होता है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है वीसीबी मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, वहाँ उसको ऑपरेट करने के लिए इट इज एडवाइज्ड कि आप उसको आर्क शूट पहन के ही करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी शॉर्टिंग हुआ, कुछ हुआ, अंदर प्रॉब्लम हुआ, एकदम जो ब्लास्ट होगा, जो मेल्ट बबल्स आएंगे उसे धुएं के और मेटल पार्ट आएगा एकदम बाहर निकल के जो बर्न कर देगा उसको, उससे बचा। क्यों बचा सकता है कि जब भी आर्किंग होती है तो उसका टेम्परेचर होता है कितना, 19,500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है, उतना। और सन का कितना है, 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हनुमान जी ने जैसे सन को निकलने की कोशिश की तो 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और मेटल ड्रॉपलेट जो आएंगे बाहर एकदम ब्लास्ट होते ही, उसकी जो मेटल पार्ट होता है वो 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और क्लोथिंग के जो इग्निशन, वो अपना कपड़ा कितने में जल जाता है, 408 से लेकर 800 डिग्री अपना कपड़ा अपना आप ही जलने लगता है, 400-800। और सबसे बड़ी बात है स्किन सेल डेथ, यानी अपने जो बॉडी के सेल्स है वो मात्र 90 डिग्री सेंटीग्रेड में ही जलने लग जाता है। तो आप जब अपना यहाँ पर कोरोना हुआ था तब एक विवाद चला था, कुछ लोग बोल रहे थे स्टीम लो, तो स्टीम का टेम्परेचर आपको पता 100 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है, तभी बात बनती है ना स्टीम। तो उसका भी टाइम था, कुछ लोगों ने अगर उसको प्रोलॉन्ग ले लिया तो उसके सेल्स भी डैमेज। तो इस कई बार यूट्यूब वीडियो भी बने बहुत सारे बड़े डॉक्टरों के कि भी सेल्स ही आपका 96 डिग्री पे डेथ हो रहा है, तो आप स्टीम लेके और उसको लंबे समय तक लोगे तो आप अपने सेल्स को खुद डैमेज कर रहे हो। तो दैट वी नीड टू टेक केयर कि ये पता होना चाहिए कि आर्क का टेम्परेचर का। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, आर्क फ्लैश क्यों होता है ये भी आपको मालूम है, या तो आप कभी टूल्स भूल जाते हो। मैं जैसे बताता हूँ एक सिंपल आर्क फ्लैश का, मेरा खुद के साथ हुआ है इन 2006 की बात है। एक मतलब हमने लोटो सिस्टम फॉलो नहीं किया एक्चुअली। वहां पे क्या था कि एक ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर में मेरे को ये करना था, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस करनी थी। तो आपका 33/415 वाला था, तो 33 साइड में मुझे बेकायदा उसका बंद, ब्रेकर तो बंद है बट उसका मुझे शटडाउन लेना चाहिए था, शटडाउन लेना चाहिए था, ठीक है। शटडाउन लेके बेकायदा आइसोलेट करके अर्थिंग करके फिर काम करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, ट्रांसफार्मर साइड में मैंने से थोड़ा सा जो एलवी साइड था उसमें मैंने ऐसी अर्थिंग स्ट्रिप रख दी ऊपर ऐसे ही टेम्पोररी, ठीक है। मैंने कभी हटा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बाद में क्या हुआ कि उसको रिपेयर करने के बाद एलवी साइड को वो अर्थिंग स्ट्रिप को मैं भूल गया, ठीक है, अर्थिंग स्ट्रिप को भूल गया था। तो बाद में क्या हुआ कि उधर से अब सब बंद हो गया, ट्रांसफार्मर का बॉक्स वगैरह, उधर मैंने वीसीबी को ऑन करना था तो मैंने कहा कि वीसीबी भाई ऑन कर दो, सब ओके। पूछा भी था कुछ रखा था, मैंने कहा कुछ नहीं रखा था। जैसे ही वीसीबी ऑन किया था एकदम वहां पे एक्चुअली ये होता है कि अर्थिंग स्ट्रिप अपने फिक्स नहीं की थी, ऐसे ही रखी थी, तो ये गिर गई ब्लास्ट होते ही। और उससे क्या हुआ कि वो धुआं हो गया वहां पे, एक तरह से आर्क फ्लैश टाइप हो गया। लेकिन अपन तो दूर ही थे, उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ, न कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, बट अल्टीमेटली वो मिस्टेक है, ठीक है ना। ये एक ड्रॉप टूल्स वो आ गया, इसमें ड्रॉप टूल्स बोल दो, टूल्स की जगह मैंने अर्थिंग स्ट्रिप रख दी थी ऐसे टेम्पोररी अर्थिंग करने के लिए, क्योंकि 33/415 बोलता, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक सिस्टम ये हो गया, इम्प्रॉपर वर्क प्रोसीजर हो गया, इंसुलेशन फेल्योर हो गए, वोल्टेज टेस्टिंग विद इनएप्रिव। हाँ, अभी कई बार मल्टीमीटर भी आदमी सही नहीं लगाता, आपको पता है, एक तरफ न्यूट्रल दूसरी तरफ फेज वाला वायर लगाना, तो वो दोनों में लगा देगा गड़बड़ से, उसमें भी कई बार अपने इंस्ट्रूमेंट में भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। ये है डस्ट है और इम्प्योरिटीज है, कोरोजन, ये सारा चीजें है, ठीक है।
आर्क फ्लैश प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, अलो ओनली क्वालिफाइड पर्सन काम करना चाहिए, डी एनराइज करो उसको, यूज सेफ प्रोसीजर, ठीक है, हर कंडीशन सेफ होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट। ये आप जो हुड बताया लिखा हुआ ना, नोमेनक्लेचर कर दो भाई, ये वाला आप काम करोगे तो यहाँ पे जी लिख दिया था आपने, ग्लोव्स पहनने ही पहने, जैसे आइसोलेटर है उसको हैंडल ऑपरेट करना, वहां जी करके लिख दो, जी का मतलब ग्लोव्स, ग्लोव्स पहने बिना करना ही नहीं आपको। एच हुड, सी कोट, पी पेंट्स, ये सारा। टाइप्स ऑफ फायर आपको पता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी भी आ गई। तो जो क्लास है वो सॉलिड पार्ट जो होता है ना, वुड है, पेपर, क्लॉथ, रबर, उसमें यूज है, और जो लिक्विड पार्ट है उसमें क्लास बी फायर, उसको क्लास बी फायर बोलते हैं, गैसोलीन, ऑयल, पेंट, वार्निश, जो लिक्विड फॉर्म होता है। और क्लास सी जो सब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फायर जब भी हो तो उसमें आपको यूज लेना है CO2 एक्सटिंग्विशर और DCP। ये मैनेजमेंट ऑफ बैटरी बैंक, जहां अपन अगर कभी सबस्टेशन में देखें तो बैटरी बैंक होता है, पहले तो लीड एसिड बैटरी होती थी जहाँ काफी फ्यूम्स वगैरह निकलती है उसमें, तो अभी उसकी जगह लिथियम आयन वाली बैटरी आ रही है, ठीक है, ड्राई सेल आ रहे हैं। तो ये उसमें क्या करना है कि आपको वो वेंटिलेटेड होना चाहिए बैटरी रूम, कोई सही हो, घर में भी रखा हुआ तो आपको ऐसी जगह नहीं रखना है ना अपनी इन्वर्टर की बैटरियों को जो वेंटिलेटेड नहीं हो, दे में ब्लास्ट समटाइम। वहां आपको ये ध्यान रखना है कि वो वेंटिलेटेड हो, ऐसी जगह हवा आती है और निकलती हो, उसका मतलब ये वेंटिलेट, ठीक है। और बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल तो ठीक है, OEM के हिसाब से होनी चाहिए, उसमें डिस्टिल वाटर वगैरह वो सब करना है। एंड उसके अलावा क्या है कि एवरी लीड एसिड बैटरी रूम सल वन, ये जिसके पास घर में लेड एसिड बैटरी है तो लिखा हुआ पैकेट ऑफ लाइम, 200 ग्राम का लाइम जो होता है ना आपका, सोडियम जिसको बोलते हैं शायद, सोडियम ऑक्साइड, वो आप वहां रख दो परमानेंटली। तो वो क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, लीक्ड जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। लाइम जो होता है 200 ग्राम का पीस आप वहां पर रख सकते हो। टेम्पोररी केबलिंग की बात अपन ने करी है, ठीक है। अर्थिंग सिस्टम की अगर बात करें तो अर्थिंग 3 टाइप के होते हैं, एक अर्थिंग होता है सिस्टम अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, और एक होता है इक्विपमेंट अर्थिंग, और तीसरा होता है आपके ये अर्थिंग, जैसे आपने अपने विंड टर्बाइन में रोटर देखा होगा, तो रोटर के साथ साथ कार्बन ब्रूस लगा के अर्थिंग करेंगे, वो करते हैं आपको जो ये क्या बोलते हैं उस टाइप का, वही जो डिस्चार्ज होता है ना, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है बेसिकली, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं उसको करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का जैसे न्यूट्रल है तो उसकी जो अर्थिंग हो रही है दैट इज द फॉर सिस्टम, उस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कोई इक्विपमेंट है जैसे वेल्डिंग मशीन में मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं क्यों अर्थ करता हूँ कि मान लिया इधर उधर से अंदर वायरिंग तो ही है, पावर में देके चला रहा हूँ, वो मान लिया कहीं से भी लीकेज हुआ तो वो जो लीकेज करंट बॉडी में आके फ्लो होगी तो वो किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी वजह से शॉक नहीं लगे, तो उसके लिए उसकी बॉडी को डबल अर्थ किया जाता है। डबल अर्थ मतलब एक अर्थ अगर फेल हो गया तो कम से कम दूसरा अर्थ काम करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक शॉक जब भी लगे, क्या इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, इसको आप क्लियरली नोट कर लो, बहुत से लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि यार किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, स्विच ऑफ द पावर। अब वो कैसे कर पाओगे, तो ये जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो, या एक दूसरे को उसका जैसे असिस्टेंट भी साथ में, उसको मालूम होना चाहिए कि यार मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो इस पावर का आइसोलेशन कहाँ से होने वाला है। अगर वो पता ही नहीं होगा, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कहीं पे ऐसे होता है ना, कई बार स्विच ऐसी जगह होता है आपको पता ही नहीं रहता है भी कहाँ से ऑन होती है कहाँ से ऑफ होती है, तो वहाँ ये बहुत दिक्कत आ जाती है। तो वो अपने को पता होना चाहिए, उसको आइसोलेट कर दो सबसे पहले, तो भाई इससे पावर जा रही है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये घटना है आज से आई थिंक 7-8 साल पहले के, 230 वोल्ट की है। मैं और मेरे फादर और मेरे एक ब्रदर है, अपने घर पे ही हम काम कर रहे थे। तो जो पेंडेंट होल्डर आता था पहले, पेंडेंट होल्डर, उसके ऊपर एक केप होती है, वो केप नहीं लगी हुई थी। तो जब प्लास्टर का हम काम कर रहे थे, तो प्लास्टर में क्या था कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, दोनों ही भाई, तो उसमें फादर अकेले थे। तो उन्होंने देखा यार ये बल्ब आड़ा आ रहा है इसमें, तो उन्होंने साइड में करने के लिए ऐसे पकड़ा, मतलब आपका अंगूठा और ये वाला अंगूठी मतलब उंगली, तो उसमें क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल दोनों होके शॉर्ट हो गए। तो इतनी जबरदस्त करंट हुई, लेकिन क्या है कि वो एकदम घेर ही रहे थे। तो उन्होंने ये एहसास किया खुद ने कि करंट इस तार से आ रही मेरे को, इसकी वजह से उन्होंने लेफ्ट हैंड से उस तार पे मारा उसको, तो उसके 2-3 टुकड़े हो गए, वो करंट हट गया, यानी उन्होंने सेल्फ अपना आप को बचाया। तो ये एक जरूरी है कि अपने को पहले ये पता होना चाहिए पावर आ कहाँ से रही, तो उसको आइसोलेट करना है। फिर करना है अलार्म, मतलब फटाफट आपको वहाँ अलार्म किसका सिस्टम है तो ठीक है, नहीं तो आप फोन लेके फटाफट फोन करो
जो पास वाले बताओ ये ऐसे ऐसे घटना हुई। और तीसरा आता है सीपीआर। अब आते हैं पर सीपीआर पे, कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन। सीपीआर कब देना है, कैसे देना है, तो ये सारा समझना है। सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक शॉक होगा वो आदमी बेहोश ही हो जाएगा, बट ये देखो कि क्या वो ब्रीथ कर रहा नहीं कर रहा है। अगर ब्रीथ कर रहा है, अगर नो ब्रीथिंग है, आदमी ब्रीथ ही नहीं कर रहा है, तो डोंट गिव सीपीआर। पहले तो ये ध्यान रखो, उसमें सांस चलनी चाहिए उसकी। वो आप अपना कान लगा के सुन सकते हो, या हाथ के वहां पे भी लगा के अपन देख सकते हैं कि भी सांस चल रही नहीं चल रही, ठीक है। फिर क्या करना है उसको, 2 टाइम्स माउथ। अगर माउथ कर रहे हैं अपन, माउथ से जैसे सांस देते हैं, मतलब अंदर अपनी ऑक्सीजन डालते हैं, वापस खींचते हैं, ठीक है, और देते हैं ऐसे 2 बार। और 30 बार चेस्ट, जो छाती है उसमें 90 डिग्री पे बैठ के उसके, मतलब और हार्ट का है, कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट अपना लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट वेफ्ट कहीं नहीं होता, बिल्कुल सेंटर में बॉडी के, ठीक है, बॉडी के सेंटर में हार्ट होता है। वहां 4 से 5 साइकिल करना है, और आपको कितनी बार करना है, लगभग 30 बार चेस्ट को दबाना है, 1 इंच नीचे और ऊपर करना है ऐसे। कब, जब आप 2 बार माउथ कर रहे हो तो ये 4-5 बार साइकिल को। अगर माउथ आपको नहीं करना, केवल माउथ से आदमी शर्म भी आती है, वो नहीं करता, तो आप चेस्ट को 120 बार या 100 बार कम से कम, वैसे 120 बार 1 मिनट में आपको ऊपर नीचे 1 इंच नीचे जाना चाहिए, सेंटर में हार्ट जहां पे, वो करना है, ठीक। उसको सीपीआर बोलते हैं। वो कब करना है, जब ब्रीथ आपका उसका बंदे का चल रहा हो, वो पहले चेक करना है। और दूसरा तरीका क्या है कि उसके माउथ को खोलो, उसमें पानी, कई बार क्या पानी जो है उसको निकालना है, पानी या कोई भी पार्टिकल्स है, तो ठुड्डी जो है उसको ऊपर उठाओ और थोड़ा सा झुकाओ, इधर हेड को टिल्ट कर दो, तो उसका, इससे एयरवे के लिए उसके सांस जो है ना, हमेशा सांस कब आएगी, जब आप ठुड्डी को ऊपर करोगे ना, जो भी कुछ अटका हुआ है मान लें यहाँ पे, वो ऐसा रहता है, तो उसको साइड में टिल्ट कर दो आपके हेड को, तो उसको एयरवे जो है वो क्लियर हो जाता है उसका, उसको सांस आने लगती है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। और सीपीआर आप सबसे पहले, वैसे सीपीआर देने से पहले ये करना है, ये वाला काम कर दो तो पहले एयरवे इसका क्लियर हो जाए कम से कम। अल्टीमेटली सीपीआर से अपन क्या कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑलवेज ऑन फ्लोर, ऐसे नहीं कि कहीं भी जहाँ पड़ा हुआ है आपने चालू कर दिया, या ऊपर टेबल पे है, या कहीं इधर उधर लटका हुआ है आधा, वहीं पर सीपीआर चालू, ऐसे नहीं, बिल्कुल फ्लोर पे सीधा लेटाना है। लेटा के सबसे पहले उसका एयर क्लियर करो, चिन को ऊपर करो और उस हेड को टिल्ट करो। उसके बाद जो मैंने ऊपर तरीका बताया, अगर आपको माउथ से नहीं करना तो 120 बार आपको 1 इंच अंदर दबाना 1 मिनट में, तो आपका उससे सांस चलने लग जाएगी। और ये हुआ है, प्रैक्टिकल भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी डाले हुए हैं, और ये होता है। उसके बाद आपको फिजिशियन को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देना। अलार्म तो आपने बजा दिया, दूसरे लोग भी आ जाएंगे, तो फिजिशियन के पास उसको ले जाना है फटाफट, ठीक है, क्योंकि सीवियर अगर होगा इंजरी तो उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट रिव्यू करेगा फिजिशियन, वो बता देगा भैया इसको झटका जो आया है, इलेक्ट्रिक शॉक जो लगा, वो मोर देन 50 वोल्ट का था या 50 वोल्ट से नीचे, उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट देगा। और कुछ सिग्निफिकेंट स्टैटिक डिस्चार्ज से भी आता है, हल्का से झटका, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये ओवरऑल सिस्टम है कि पहले आइसोलेट करो, कहाँ से उसका, फिर इमरजेंसी आप उसको फोन करो, लोगों को इमीडिएट बुलाओ, और तीसरा आप सीपीआर चालू करो, फ्लोर पे लेटा, ठीक है। ये एनर्जी आइसोलेशन। अब क्या है कि जब भी अपन एनर्जी आइसोलेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मली प्रोजेक्ट में ये नहीं चलता, लेकिन ओएनडम में तो काफी जगह इंप्लीमेंट हो चुका है ये लोटो सिस्टम, ठीक है। लोटो में क्या है कि लॉक है एक्चुअली, लॉक आउट, टेक आउट, और तीसरा टीओ जो है वो ट्रायल आउट या टेस्ट आउट बोल रहा हूँ। यानी लॉक जो होते हैं, ये आपको नीचे दिख रहे हैं ताले, उसमें देखो होल दे रखे हैं, 6 होल दे रखे हैं, मैक्सिमम 6 होल आते हैं एक ताले में, ठीक है। और टेग रहते हैं। लॉग आउट यानी आपको क्या करना है कि जब भी कोई शटडाउन लेना है, तो एक जैसे शटडाउन ले रहा है, तो एक आदमी, जरूरी है उस शटडाउन में एक इलेक्ट्रिकल का आदमी भी काम शटडाउन देगा, दूसरा आदमी हो सकता है कि प्रोसेस डिपार्टमेंट का या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का उसमें काम करने वाला है, और तीसरा आदमी भी कुछ ना कुछ कर रहा हो, मान लें कोई ऐसे, तो हर आदमी का अलग अलग लॉक होगा, और वो वहां पे अपना अपना ताला लगा देंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या करेगा कि जैसे शटडाउन आप लेने जाओगे, तो इलेक्ट्रिकल इंचार्ज को लॉक करेगा, ठीक है, मतलब उसको शटडाउन बंद करके लॉक करेगा, फिर टैग लगा देगा, फिर ट्रायल आउट करेगा या टेस्ट था, मतलब वो देखेगा कि हो रहा नहीं हो रहा, मतलब ऑन करता है तो ऑन हो रहा नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा तो फिर वो क्लियर कर देगा, क्लियर, ठीक है। वैसे फंडा है, लॉक, टैग, क्लियर, हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है, फिर ट्राई कर लो, आप टेस्ट कर लो, और उसको अर्थ करके फिर रिलीज करो। ये सिस्टम है लॉक का, पूरा फुल प्रूफ सिस्टम तो यही बोलता है, ठीक है। ये सारी चीजें टेम्पोररी आपका जो सेफ्टी, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, डिटरमाइन द रिस्क असेसमेंट, बिफोर टच, इंक्लूड वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है।
उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्क प्लानिंग, ये आप कोई भी काम करो इलेक्ट्रिकल की कभी वर्क प्लानिंग हो तो आपको ये देखना है कि क्या हैजार्ड्स है, कहाँ पे हैजार्ड्स है, उसको दूर करने का क्या करना है, इनको ये एलिमिनेट हो सकते नहीं हो सकते, अगर हो सकते तो कैसे हो सकते, कम कैसे किया, अगर एलिमिनेट नहीं हो सकते तो कम कैसे कर सकते हैं अपन, क्या पीपीई की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी कुछ हो जाएगी तो क्या करेंगे, फर्स्ट एड क्या देना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो डू नॉट सस्पेंड टेम्परली, केबल जॉइंटिंग का भी एक प्रोसीजर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी आदमी है अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिंसिपल्स अगर आप बना लेते हो तो आपका कभी भी इलेक्ट्रिक हैजार्ड होने की कोई संभावना रहती है। जैसे आप कोई भी जॉब है उसको आप खुद प्लान करो, सेल्फ आप प्लान करो। ठीक है, एंड क्या एंटिसिपेट करोगे एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या क्या हो सकती है। ठीक है, जिसको जैसी क्या बोलते हैं, वो भी जैसे भी बोलते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो सेफ्टी की भाषा में उसको जॉब सेफ्टी एनालिसिस बोलते हैं। ये वही चीज है, वो आप देखो क्या क्या हैजार्ड्स है, उसको मिटिगेशन कैसे करना है, इमरजेंसी में ऐसा होगा तो क्या करना है, दैट, और अपने को बहुत लंबा आगे प्रोएक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन, और उसका एक्सपीरियंस हो, मतलब जो क्वालिफाइड आदमी है वही ये चीज करना चाहिए। अगर किसी नॉर्मल आदमी से वो कराएंगे तो उसमें मिस्टेक होने की पूरी संभावना होती है। राइट टूल यूज लेना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, वही पीटीडब्ल्यू फॉलो करो, लोटो फॉलो करो। ठीक है, और जहाँ पे हाई वोल्टेज की बात है, अभी जैसे अपन 33 के भी लाइन वगैरह होती है, या कोई भी आप ग्रिड इनकी लाइन मान लो, अभी डिस्कॉम की लाइनों में हर महीने में एक ने दो आदमी मरता ही मरता है। कोई भी डिस्कॉम देख लो आप, क्योंकि उनके वहाँ कोई प्रोसीजर ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, और रोज आदमी चेंज होते हैं, और लोकल आदमी अनएक्सपीरियंस आदमी वहाँ काम करता है स्विच यार्ड के अंदर सब स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए। तो न कोई प्रोसीजर है, मतलब ये मान लो हर एक महीने में 2 या 3 आदमी मर रहे हैं डिस्कॉम में, तो उसका कारण ये है कि ना तो प्रोसीजर है ना कोई सिस्टम है प्रॉपर, और फोन पे सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज, एसटी वोल्टेज डिटेक्टर आता है, या 415 वोल्ट है तो अपने पास जो मल्टीमीटर है उससे भी अपन देख सकते हैं। अगर हेवी 11 केवी है या 33 केवी है तो आप एसटी वोल्टेज डिटेक्टर भी काम में ले सकते हो चेक करने वाले। कहने के आपने ब्रेकर को ओपन किया, ओपन करने के बाद भी ये नहीं कह लो ट्रायल आउट, यानी आप पीछे जाके देखो कि भाई ये पावर वहां दिखा रहा नहीं है, सब क्लियर है, देन ओनली वी स्टार्ट द वर्क, अर्थ करने के बाद वो भी। ठीक है, तो इंश्योर द स्विच यार्ड ब्रेकर्स आर ऑफ एंड associated are in open condition and अर्थ स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, वो अर्थ स्विच तो लगा, अर्थ स्विच ये लगाने का वजह, अगर सब स्टेशन से आप ले रहे हो कोई भी शटडाउन, तो आप लाइन आइसोलेटर जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपने मतलब किसी का वो ओपन कर दिया आइसोलेटर, उसका अर्थ स्विच लगा दिया, उसके बावजूद भी देयर आर मल्टीपल लाइन क्रॉसिंग द आवर लाइन जिस पर आप काम करने वाला हो, तो इंडक्शन आने की संभावना रहती है। तो आपको वहां पे जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां आपको अर्थ करना है, और वो अर्थ कैसा होना चाहिए, वो तीनों फेज को शॉर्ट करके फिर उसको आप अर्थ के साथ लगा दो। तो उसके साथ साथ आपका प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो भी थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ रिले नहीं लगा रखी तो यहाँ पर शॉर्ट भी कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो थ्रू होना चाहिए, उसकी सेटिंग्स जो है वो भी एकदम ओके होनी चाहिए, चाहे अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन हो, अर्थफॉल्ट की और करंट की सेटिंग एकदम प्रॉपर होगी तो ही आपका ये जैसे फॉल्ट आएगा तुरंत ट्रिप हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रिप भी नहीं होता, वो कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है। ठीक है, फॉल्ट फीडिंग होती रहती कंटिन्यूस। ये एक्सेशन जहां भी कर रहे हैं तो उसका भी एक सिस्टम है कि जॉब रिस्क असेसमेंट कर लो। ठीक है, और ऑन कोई वहां पर केबल वगैरह तो नहीं है, वो आइडेंटिफाई, आजकल तो केबल का वो भी रूट आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है, उससे पता लग जाता है अपने को भी यहाँ पे केबल है या नहीं है। ठीक है, तो एक्शन से पहले ये परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, फिजिकल भी आप जाके वहां पर देख सकते हो। क्रेन और मोबाइल इक्विपमेंट का भी ये रूल है, कोई भी क्रेन अगर जा रही एसटी लाइन वगैरह है तो उसका पूरा बैरिकेडिंग होना चाहिए। ठीक है, पावर सप्लाई एंड अर्थ प्रॉपर नहीं होना चाहिए, कोई भी सिस्टम रीफिक्स द बैरिकेडिंग तो जरूरी है। अर्थिंग करके वो काम करने के बाद जब वो काम हो जाता है तो अर्थ हटा के चार्ज करने लगे। ठीक है, हाइड्रा क्रेन शैल बी मूव्ड अंडर क्लोज सुपरविजन ऑथराइज्ड एक्शन। हर जगह अगर जो भी हेवी व्हीकल है वो सारा जो है एक एक्सपीरियंस पर्सनल ही ऑथराइज आदमी ही उसको ऑपरेट करना चाहिए, दूसरा आदमी बैठ के चलाएगा तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। मैनेजमेंट चेंज, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर एज पर साइट या आपको लग रहा है कुछ चेंज करना है तो उस चेंज का क्या सिस्टम है, वो ऐसा नहीं कोई एक आदमी ने चेंज कर दिया पता ही नहीं दूसरा आदमी को, ऐसा नहीं हो। क्या चेंज करने वाले हो उसको डिफाइन करो, फिर देखो कि
उसके लिए फील्ड में मॉडिफिकेशन क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो करो, उसको रिव्यू करो, अप्रूव करो, डॉक्यूमेंट करो और कम्युनिकेट टू ऑल पर्सनल। मतलब जो भी रिलेटेड आदमी जितने भी उनको पता होना चाहिए कि भैया कल यहाँ से पावर जा रही थी, आज मैंने इस सिस्टम को यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा दिया, क्यों लगाया वो भी आपको उनको पता होना चाहिए सबको। देन ओनली ये फुल प्रूफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज जिसको बोलते हैं वो तभी होगा। अगर और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स होते हैं। एक बोलता है कि मैंने बंद कर दिया, दूसरे को नहीं चालू है या कैसे, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत बड़े हादसे मैंने देखे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव अपन सब जानते हैं क्या क्या पीपीज अपने को यूज लेने चाहिए, ठीक है। फॉर गॉड वोल्टेज रेटेड ग्लोव्स हो गए, जैसे 33 केवी का ग्लोव, जैसे 132 केवी में भी अगर बात करें तो कोई भी अगर अपन हाथ लगाए कोई फेस देखते हैं तो 1/√3, जैसे एसी की अगर बात करें अपन तो 11 केवी है, उसका 1/√3 कितना हो गया, तो उतने का तो 33 का उसके लिए सफिशियंट। 33 के लिए भी 1/√3 19 केवी आता है, वो भी सफिशियंट है। 132 का करेंगे तो कितना आएगा, तो वहां क्या है कि आपके पास रेटेड जो है वो 132 केवी के तो रेटेड आते ही नहीं, लोग अभी भी 33 केवी की यूज ले रहे हैं। तो दैट वी नीड टू इंश्योर कि भाई अपन उस लेवल का हैंड ग्लोव्स वगैरह सब काम में ले रहे हैं, ठीक है। ये है सिंथेटिक फाइबर शुड नॉट बी, हाँ ये कुछ सावधानियां आपको मैं शेयर करूंगा तो आप उसमें पढ़ लीजिए। कंडक्टिव जेलर, जैसे अपन एमआरआई कराने जाते हैं तो वो सब कड़े वड़े सब खुलवा देता है ना, बीटी वीटी कुछ पहन रखी अपने किसी टाइप के, तो वो सारे कंडक्टिव होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक होता है तो वो उसमें कंडक्टिव कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में जब भी काम करो तो भी कोई कंडक्टिव चीजें आप मत रखो, कोई चेन वेन पहन के रखी गले में तो दे आर हार्मफुल, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। और वोल्टेज रेट जो 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 चाहिए ना उस टाइप के हैंड ग्लोव्स आपको, सिंथेटिक फाइबर क्लोथिंग जो होती है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो अपने को यूज नहीं लेना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल आदमी उनको देखा जाए तो कॉटन जो है या फायर रिटार्डेंट जो होती है उस टाइप के चीजें पहननी चाहिए, ठीक है। ये ग्राउंड मैंने बता ही दिया, एक तो सिस्टम ग्राउंडिंग होता है, एक इक्विपमेंट ग्राउंडिंग होता है, एक स्टैटिक ग्राउंड। स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं जैसे अभी हमारे टरबाइन विंड टरबाइन में देखो रोटर जो घूमता है उसमें ऑटोमेटिक स्टैटिक चार्जेस आता है, तो उसको करने के लिए कार्बन ब्रश के थ्रू अर्थिंग करी हुई है, वो अर्थ करता रहता है कंटिन्यू, तो स्टैटिक चार्जेस उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस से क्या होता है कि अगर आसपास कोई कंबस्टिबल आइटम है, गैस है, कोई हाई कंप्रेस्ड गैस है या कोई लिक्विड पड़ा तो आपको पता ही नहीं लगेगा, उस स्टैटिक चार्जेस से उसमें फायर हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक इग्निशन हो जाता है। ये चीजें उन्हें देखना जरूरी। रोटेटिंग जो भी इक्विपमेंट होता है ना मेनली उसमें ये स्टैटिक चार्जेस ज्यादा आते हैं, तो वहाँ दैट वी नीड टू इंश्योर कि भाई वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस को जीरो करने के लिए वो अर्थ करा या नहीं करा उसके लिए, और जो रोटेटिंग होगा तो वो कार्बन ब्रश के थ्रू ही होता है लग के, ठीक है। वाई वी शुड यूज सेफ्टी ग्राउंड्स, ये अभी बता ही दिया मैंने आपको सारा, वही है। ये एक विंड फार्म में आपका जो मैंने स्पेशली विंड फार्म के लिए बनाया था कि क्या है, जैसे डीजी जो होता है या कोई भी इक्विपमेंट अदर भी है तो उसके बॉडी को अपन अर्थ करते हैं, या कोई पोर्टेबल चीज अपन काम में ले रहे हैं, जैसे वाइब्रेटर अपन यूज ले ले, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, तो उसका क्या है कि 3 कोर की आप केबल लो जिसमें एक फेज न्यूट्रल, तीसरी को आप अर्थ कर दो, क्योंकि वहां आप अलग से अर्थिंग तो आप पूछा नहीं पाओगे, वहां किसी टाइप का कोई लीकेज अगर वाइब्रेटर में होता तो इमीडिएट आपको शॉक नहीं लगेगा, वो अर्थिंग की केबल थ्रू है, आगे अर्थिंग है प्रॉपर, तो कम से कम उसमें अपना प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो टेम्पररी वायरिंग कंस्ट्रक्शन के फेज में यूज होती है तो उसमें आप ये यूज ले सकते हो। कोई अगर बारिश का जैसे टाइम है तो वहां आप सिंपल टेप से काम नहीं चलेगा, पहले बात तो अंदर रखनी नहीं, उसको हाइट पे रखना है, कभी अबव द ग्राउंड आप टेम्पररी केबल जो भी है अबव द ग्राउंड रखो, नहीं तो कच्चा रबर जैसे आता है, हीट सिंक हर जगह नहीं लग सकती, तो ये कच्चा रबर जैसे आता है वो बहुत अच्छा है, वो साइकिल की दुकान पे आपको मिल जाएगा, वो आप लगाओ, ठीक है। और आप ELC भी 30 मिली एम्पेयर की यूज लो, ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्शन में तो इट इज वेरी नेसेसरी। इरेक्शन में अगर बात करें तो क्रेन वगैरह को सबको डबल अर्थ करना है, ठीक है। और PSS में अगर बात करें तो सारे आइसोलेटर मस्ट बी इन ऑपरेशनल, जो अर्थ स्विच है उनको लगाना है ओपन करने के बाद। कई बार अर्थ स्विच काम नहीं करता है तो उस केस में आपको टेम्पोररी रोड, आप अर्थ रोड रखो, उसमें तीनों फेज को आप अर्थिंग करके शॉर्ट कर दो, अर्थ के साथ लगाओ, ये जरूरी है। डोंट ट्रस्ट ऑन द अर्थ स्विच इटसेल्फ, वो कई बार प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। ये अब ये लास्ट में मेरा ये अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हो। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जानकारी आपको दे दूं, ये इंस्टीट्यूट जो आपको दिख रहा है अभी सामने, इसमें क्या है कि ये है अजमेर के अंदर है, इसका नाम है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर, और इसको ऑपरेट करता है वाहन चालक कौशल विकास संस्था।
NH48 पे है, सिंगावल केकड़ी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे क्या है कि अभी 3 टाइप की ट्रेनिंग चल रही है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, तीनों ने मिलकर बनाया है। तो ड्राइवर्स जो है उनकी जो स्किल हो रहा है, उनको एक तो नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे बेकायदा एक वो रखी, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं। वो आता है कोई भी ड्राइवर तो उसको पहले 100 रोड सेफ्टी के क्वेश्चन पे जवाब देना पड़ता है। फिर वहाँ पे सिमुलेटर लगा रखे जहाँ उसका सेंस टेस्ट होता है, ठीक है। और बाद ट्रैक बने हुए हैं बाहर H और 8 शेप के, तो वहाँ पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। फिर उसको पब्लिक रोड पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, टोटल फ्री। देयर इज नो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये टोटल फ्री है। इसी तरह वहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, NISE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है, उसके तहत भी 90 डेज की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। खाना रहना सब फ्री, ठीक है। कोई भी ITI होल्डर या डिप्लोमा होल्डर जाके ट्रेनिंग ले सकता है। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी आदमी वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकता है। उसको लास्ट में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऑन जॉब और क्लासरूम दोनों ट्रेनिंग है। सोलर प्लांट में ले जाके भी उनको ये दिखाया जाता है कैसे कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है। और वहाँ पे भी लैब बनी हुई सोलर की, जहाँ आपको पता लगता है मॉड्यूल लगा हुआ है, कैसे बैटरी है और सारी चीजें। उसके अलावा भी लेटेस्ट चालू हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की भी ट्रेनिंग चालू हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्लांट के जो टेक्नीशियन होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट जो लगता है, ठीक है, उसका जो प्लांट का एंटरप्रेन्योर है, जूनियर टेक्नीशियन है, डिसैलिनेशन प्लांट है, स्टोरेज है या इलेक्ट्रोलाइजर, ये सारे पावर सोर्सेज, उसके लिए भी ट्रेनिंग वहाँ पे चालू कर रहा था। इसका नाम है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, सब 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया हुआ है, तो वहाँ भी आप लोग वो कर सकते हैं। नाउ या जिसको भी पूछना हो अपना आपको अनम्यूट करके पूछ ले। सर ये पूछ रहे थे, ये इसका स्लाइड मिल सकता है? हाँ आवाज आ रही है। आप अपना नाम बताइए पहले तो, और फिर। मैं अनिर्बान पात्रा बोल रहा हूँ उड़ीसा से। अच्छा, बोलिए बोलिए। मैं बोला जो अब ये जो लाइव सेशन चल रहा है उसका स्लाइड मिल सकता है? स्लाइड, हाँ मैं क्या करूंगा, आपको ये जो PPT मैंने बनाई है ना, ये आप सबको दे दूंगा मैं, ताकि आप आगे भी इसको और दूसरे लोगों को बता सकते हो, ठीक है। और अच्छा। दूसरा मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो अगर रिकॉर्डिंग भी हो जाता है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आई विल प्रोवाइड। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर? हेलो। हाँ जी बोलिए। सर बोल रहा था जो गैंट्री होता है, EOT जो गैंट्री हमारे पास होता है, उसका जो अर्थिंग होता है, बॉर्डिंग अर्थिंग, क्या हमें दोनों ट्रैक में देना चाहिए, मतलब अपोजिट, या एक ट्रैक से भी इसका अर्थिंग चल सकता है? आप बात कर रहे हो लाइन गैंट्री की, है ना? हाँ, लाइन गैंट्री EOT। मतलब किसकी, ये जो अपने स्विच यार्ड के अंदर होती है उसकी बात करो? नहीं, कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं, रोड प्रोजेक्ट में या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में हैवी मशीनरी उठाने के लिए होते हैं ना, रेल ट्रैक दोनों साइड होते हैं और उस पर गैंट्री चलती है। अब उसका जो बॉडी अर्थिंग देते हैं, क्या वन ट्रैक में देने से पूरे गैंट्री का अर्थिंग सक्सेस हो जाए, या दोनों ट्रैक साइड देना पड़ेगा हमें? नहीं, एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। गैंट्री कौन सी वाली बता रहा हूँ? गैंट्री नहीं होती सर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में गैंट्री जो उठाती है, EOT गैंट्री जो रेल ट्रैक पे चलती है। अच्छा, ओके, हाँ ओके। मतलब ये हाँ, क्रेन के लिए बोल रहे हो ना, जो अंदर EOT जो होती है उसकी बात कर रहे हो? ओके, ये प्लांट के अंदर होता है, तो असेंबली का प्लांट है या इस टाइप का, ना? राइट। नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं आजकल, रोड साइड में भी यूज हो रहे हैं। दोनों रोड साइड के ऊपर वो ट्रैक बिछा के उसी को चलते, जहाँ पर क्रेन लगाने की फैसिलिटी नहीं होती, क्राउडेड प्लेस है, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। अब रहा उसका बॉडी अर्थिंग जो हम लोग देते हैं, क्या एक ट्रैक? हाँ, उसकी जो रेल है, रेल और बॉडी तो देखो क्या है कि आपका केबल का मूवमेंट भी होता है आगे पीछे, अगर उसका हो रहा तो केबल तो मूवमेंट होती ही है साथ में नीचे, लेकिन वो तो रेल, रेल और उसको आपको डबल अर्थ देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। डबल अर्थिंग से क्या होगा? हाँ, डबल अर्थिंग से क्या होगा कि एक अर्थिंग आपकी कभी फेल होती है ना, तो दूसरी अर्थिंग कम से कम लाइव रहेगी, तो वो डबल अर्थिंग का ये मतलब है, और कोई मतलब नहीं। तो अर्थिंग तो मस्ट है,
क्योंकि उसमें अल्टीमेटली आपका आदमी तो नीचे काम कर रहा है, वैसे ऊपर तो है नहीं है, ठीक हाँ है। बट क्या होता है कि कई बार आपका नीचे उस बटन के साथ तो काम कर रहा है ना आदमी, हाँ हाँ ऑपरेटर तो कर ही रहा है काम, और दूसरा उससे दूसरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आपका। अगर उसके अंदर ही सिस्टम में कोई ये आता है प्रॉब्लम, तो अल्टीमेटली लीकेज करंट तो आपके कहीं और भी फ्लो कर सकती है। तो क्योंकि अर्थिंग जो तो हम हाँ हमारा जैसे जो वर्क प्लेस है गैंट्री चल रहा है, गैंट्री से ऊपर ही साइड में ही हम लोग गैंट्री पे ही वो रखे हुए हैं डीजी चलने के लिए, क्योंकि वो तो रोड पे हम लोग करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसी पे डीजी रख दिया गया। अब रहा वो अर्थिंग बॉडी देने का, तो अर्थिंग बॉडी वही पूछ रहा था, एक ट्रैक पे चल सकता है या दोनों ट्रैक पे देने को चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं, दोनों दोनों ट्रैक पे देना चाहिए आपको, ठीक है, दोनों ट्रैक पे। दोनों ट्रैक पे देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि अल्टीमेटली चीज तो पूरी एक होगी ना, वो जो हाँ आपका उसमें चीज चल रहा है वो एक इक्विपमेंट बन गया है, अच्छा ठीक है। हाँ, उसमें आप ये यहाँ पे जो दे रहे हो दोनों रेल एक ही हो गया, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों रेल में आप दे सकते हो। कई बार यह क्या है, एक एंड पे जैसे बोलते हैं ना, एक एंड जैसे बोलते हैं, तो अर्थिंग ही वहां पे ऐसे ही है। जैसे कोई केबल होती है अगर, तो केबल को आप मैं बोल सकता था कि किसी एक एंड पे दे दो, अर्थिंग कर दो उसकी, ठीक है। कोई केबल जो पावर सप्लाई केबल है ना, उसकी अगर अर्थिंग की आप बात करो तो वो एक एंड पे करने से हो जाता है, ऐसा है। और सेकंड क्वेश्चन ये है जो हमारा पूरी अर्थिंग को आपको डबल कर सकते हो, करनी चाहिए दोनों रेल को। और सेकंड ये है कि हमारा जो पोर्टेबल इक्विपमेंट जैसे पावर टूल हो जाता है, जैसे चौकसा मशीन हो गया या आर्क वेल्डिंग मशीन हो गया, हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत लंबे मतलब 20-30 मीटर का केबल जो लेआउट रहता है, तो उसका हम लोग बॉडी अर्थिंग तो दे नहीं सकते, उस केस में क्या करेंगे उसका? मान लीजिए कोई नीचे है। उसका मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था ना कि क्या है कि आप 2 कोर की केबल लोग काम में लेते हैं मात्र, ठीक है। जैसे कोई ड्रिल मशीन हुई है या आपका कोई वाइब्रेटर हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका अर्थिंग तो आप दे नहीं पाओगे जैसे आप बोल रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि 3 कोर की आप केबल काम में लो, ठीक है। जिस सॉकेट में आप लगा रहे हो पावर आपका उसका वो तीसरा, उसमें भी अर्थिंग होनी चाहिए, और वो जो एक हरा वाला तीसरा वाला तार है, तीसरी कोर फेज न्यूट्रल तो आपके दोस्त तीस हो गए, एक न्यूट्रल, तो वो वाला वहां पे अर्थिंग का काम कर लेगा उसके साथ। यानी जिस आईपी पैनल से उसको कनेक्शन दे रहे हैं उस आईपी पैनल का अर्थिंग कर दे, या बाकी उसको 3 कोर से कनेक्शन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां अर्थ होने चाहिए, और 3 कोर की केबल ही आपको काम में लेनी चाहिए। नॉर्मली लोग 2 कोर, इवन आप कहीं से खरीदने भी जाओ तो 2 कोर की दे रहे हैं। प्रेस को देख लो, प्रेस तो चलो 3 कोर की, लेकिन मैंने कुछ देखा है वो सारी चीजें ओनली 2 कोर की आती है। वो नहीं होती 2 पिन वाली जो रहती है, कोई लाइट हो गई फॉर एग्जांपल 2 पिन से जलती है, तो वो गलत है, वो सिस्टम ही गलत है। ठीक है, ओके। एनी अदर? कोई फीडबैक देना चाहे तो अपना मतलब कैमरा ऑन करके फीडबैक दे सकता है, एनीवन इफ वांट। अच्छा, डीजी से जो हमारा सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट का, हेलो, बोलिए बोलिए। तो उसमें क्या अंदर में एलसीबी रहता है या एमसीबी रहता है? जैसे मान ली कुछ डिफॉल्ट हुआ तो वो ट्रिप करने का क्या रहता है सर? डीजी के अंदर? हाँ, डीजी के अंदर डीजी चल रहा है, बाई द कहीं फॉल्ट हो या कुछ होता है, तो उसमें भी तो एमसीबी या एलसीबी होता होगा ना? एमसीसी देखो, एमसीसी भी तो लगती है ना डीजी में। डीजी में एमसीसी भी आपकी पहले लगती है, अगर हायर रेटिंग का है तो, छोटा है तो डीजी है मान लिया तो हाँ, 62 केवी का 120 125 केवी का उसमें एमसीसी भी आती है। वो वहां से वो खुद ही प्रोटेक्ट, शॉर्ट सर्किट तो उसमें प्रोटेक्ट हो ही जाता है, अर्थ फाल्ट का प्रोटेक्शन भी उसके अंदर ही होता है एमसीसीबी के अंदर, ठीक है। डेल्ट का जो सर्किट ब्रेकर बोलते हैं ना, वो उसके अंदर वो दोनों प्रोविजन होते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फाल्ट, ठीक है। तो वहाँ आपको कोई इश्यू नहीं है, उसमें वो रहता है। वहाँ एएलसीबी के थ्रू, एएलसीबी आपकी कहाँ लगेगी, आप वहाँ लगा सकते हो। वहां से जो पावर जाके एक एसी डीबी में लगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, तो वहाँ एएलसीबी लेगा, आप ये एएलसीबी आप यूज ले सकते हो उसमें। बाकी वहां लेने की, डीजी में लेने की जरूरत नहीं उस केस में। पावर का जो लाइन, और मेनली जो ये बोलते हैं, अब क्या है यहाँ पर सिस्टम में बनाने, कंस्ट्रक्शन पावर में जो डीजी होता है वो वहीं से 10 तार जोड़ देते हैं अलग से, देखा होगा ना। तो फिर वो क्या है, वो बोलते हैं डीजी में आप वो लगा, तो डीजी में जो लगाने की जरूरत नहीं है। डीजी से आपने पावर लिया, डीजी डबल अर्थ होना चाहिए, जिस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाया है वहां से जो एमसीबी लग रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां पर आप लगा दो, ऐसा सिस्टम। वो एमसीबी विथ उसके ही आती है साथ में, आता है एलसीबी और एमसीबी एक साथ ही आती है,
jointly. अच्छा, बहुत बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डीसी का करंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल हाई शॉक होता है, बहुत लोग ऐसा क्यों अभी आपने बताया कि एसी में हाँ, ज्यादा शॉक होता है एज कम्पेयर टू, लेकिन बहुत लोग मुंह सुना को नहीं बहुत डायरेक्ट नहीं करंट में बहुत जाता। नहीं 99% लोगों को ये मालूम है कि डीसी खतरनाक है, एसी नहीं। हाँ ठीक है, हाँ। उसी को सही करने के लिए तो मैंने प्रेजेंटेशन रखा है। डीसी खतरनाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, खतरनाक वास्तव में क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो अपने इंडिया में इतना डीसी सिस्टम ही नहीं है, ज्यादा सिस्टम तो एसी है, और ज्यादा जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो एसी में हो रहे हैं। अब एसी में मैंने जो आपको लेट गो वाले फिनोमेना बताया ना, लेट गो फिनोमेना क्या होता है कि बॉडी के हर रिएक्शन को कौन तय करता है? माइंड तय करता है। ठीक है, अब वहां पे क्या है कि एसी साइनोसॉइडल वेव होती है, और उसकी जब लो फ्रिक्वेंसी हो स्पेशली, ठीक है, लो तो क्या होगी अपने 50 हर्ट्ज है तो उसके आसपास ही चलती है, तो उसमें क्या होगा कि माइंड कभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके सेल्स का, टिश्यूज का, ठीक है, और कभी एक्सपांशन होगा, ये बार बार चलता रहेगा। तो उससे क्या है कि बॉडी ये नहीं समझ पाएगी, माइंड ये नहीं समझ पाएगा ये हो क्या रहा है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो भाई वो डिसीजन देना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू डिसीजन जाता है कि भाई ये कर, तू इससे तेरे करंट आ रहा तो फटाफट हाथ हटा। अपन हाथ को भी ऐसे रखते हैं, आपने देखा होगा, हाथ को कभी हाथ यूं टच करते हैं ना अपन करंट को, देखा होगा, उसका कारण ये है क्यों अपनी जो नॉर्मल सिस्टम अपना हाथ को यूं पकड़ने का रहता है। अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो आप यूं पकड़ लोगे और उल्टा है, मतलब यू आर आल्सो सपोर्टिंग, छोड़ने के बजाय आप उसका वो कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या है कि मैंने जो बताया ना, एसी ही खतरनाक, क्योंकि माइंड जो है वो आपका लेट गो नहीं कर पाता है, ये कह नहीं पाता भैया तू छोड़, तेरे करंट आ रहा है इसकी वजह से। ये प्रॉब्लम इसके साथ है, एसी के साथ। डीसी में ऐसा, डीसी में कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि उसका ऊपर नीचे वो साइन वेव नहीं है, फिक्स है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी बॉडी को, तो उसे एकदम माइंड को पता लगेगा कि यार मेरे को इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो खट झटके से वहां पे झट बोलते हैं। डीसी में फेमस है, आपने देखा होगा कि बहुत जोरदार झटका आता है डीसी में, देखा है ना आपने? वो झटका क्या है? वो झटका वो नहीं जो आता है, वो झटका है जिससे आप छूटते हो। आपका माइंड बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम्हारे, तो वो एकदम माइंड बोलता है निकल भाई यहाँ से, तो वो झटके के साथ आप छूटना चाहते हो, दैट इज कॉल, वो है, इसलिए उसको खतरनाक बोलते। खतरनाक वैसे नहीं, खतरनाक तो ऐसी ही है। बताइए। एनी अदर कोई फीडबैक भी अगर देना चाहे, अपना वीडियो ऑन करके बता सकते हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, हाउ डिड दे फील? सचिन गुप्ता जी, ओके, थैंक यू सर। हो गया, सब क्लियर हो गया? बस सर। देवराज जी भी है क्या, दो आईडी? अच्छा, ये सर एक और क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड का। मान लीजिए जो हमारा 162 केवी या 132 केवी या 11 केवी का जो हाई टेंशन वायर ऊपर जाते हैं, तो उसका जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस के बावजूद भी इंडक्शन लेता है क्या? क्या है कि मैग्नेटिक जैसे 11 केवी का तार गया हुआ है या 132 केवी गया है, उसको जो वर्टिकल जो क्लियरेंस होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस, उसको अचीव करने के बाद भी कोई हम लोग मेटल का रखते हैं हम लोग पाइप वाइप, तो उसमें इंडक्शन ले लेते हैं क्या? उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसका भी कैच करती है क्या? अब जैसे हमारा एक ब्रिज बन रहा है, ऊपर से बूम प्रेशर हो गया, तो हम लोग बूम प्रेशर में सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है वायर टू ग्राउंड, इसका वर्टिकली हम लोगों ने मेंटेन किया, लेकिन फिर भी उसके बाद पता चलता है कि मशीन ट्रिप कर जा रहा है हमारा बूम प्रेशर का, ऐसा क्यों? इसमें क्या होता है कि अभी जैसे 33 की अगर बात करें या मतलब उसकी लाइन की बात करें, तो क्या है 5.7 जैसे उसका ग्राउंड क्लियरेंस डिफाइन कर रखा है, लेकिन अपन क्या थोड़ा हायर रखते हैं 6.1, ठीक है। उसके बावजूद भी फिर एक और एक चीज आती है, उसका जो विंड वगैरह की लोडिंग होती है, कंडक्टर स्विंग जो है ना, वो भी एक चीज है। तीसरा क्या है कि आप जो बोल रहे हो कि अब वो अकेली जो लाइन वहां पे जा रही है, उसके साथ क्या उसका भी स्विंग वाला जो हो रहा है, जो डिजाइन हुई हो तो उतना देर का ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट वो मिल रहा है, आप बोल रहे हो ना उतना मिला, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो इंडक्शन आ रहा है, तो वो इंडक्शन जो है वो एक फीलिंग भी है, और उसमें स्विंग होने के एग्जैक्ट क्लियरेंस कितना मिल रहा है, वो
हमने 10 मीटर से ऊपर क्लियरेंस रखा था। जब हमारा बूम प्रेशर का जो पाइप ऊपर जाता है ना, तो ऑटोमेटिक बूम प्रेशर कितने सेंसर केवी वो लाइन थी? सेटअप हो जाता है। कितने केवी लाइन थी? हमको लगता है कि सर 33 के भी समय से हुआ सर। 10 मीटर नहीं चाहिए, 5.7 चाहिए और हाँ, तो 6.1। हमने 10 मीटर मेंटेन किया था उसको, फिर तो लेकिन नहीं। देखा ऑटोमेटिक क्या हुआ, उसका सेंसर जो बूम प्रेशर का होता है वो सेट हो जा रहा था। नहीं, वो कोई और रीजन होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 10 मीटर तो बहुत है, सफिशिएंट है, उसमें नहीं होना चाहिए। सचिन और देवा कोई और दूसरा रीजन होगा। देवराज कारण कोई दूसरा इंडक्शन का कोई दूसरा रीजन होगा। ये रीजन 10 मीटर क्लियरेंस में उससे इंडक्शन आने की कोई संभावना नहीं, या फिर वो लाइन का जो वोल्टेज आप क्लियर नहीं बता पाओगे, वो 400 केवी थी या 220 केवी की लाइन थी या 130। नहीं 220 से तो नीचे ही होगा, 132 के आसपास ही होगा सर। हाँ, तो 132 तो फिर ज्यादा हो गया ना। मैं तो 33 के लिए बता रहा हूँ, 6 मीटर तो उसके लिए 8 मीटर हो जाता है, ऐसा है। तो 10 और 8 में तो फिर ज्यादा फर्क नहीं ना, थोड़ा स्विंग भी करता है कंडक्टर। और ये भी धूप के टाइम में अगर आप देखो तो सेक जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब सेक ज्यादा हो होता जाता है। है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम कौन सी सिचुएशन आपने वो लगाया है, ठीक है ना। और बहुत सारी बार क्या लाइन को ये नहीं सोचते, वो जो बीच का स्पान होता है वहां पर क्लियरेंस कम मिलता है और पोल जो टावर के पास ज्यादा मिलता है। तो आपने क्रॉस जो कर रही हो लाइन का काम चल रहा हो कौन सी जगह पे, वो भी डिपेंड करता है। बताइए। अभी आई थिंक आई हैव रिप्लाइड ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, क्लोज करें फिर। थैंक यू। हाँ यार, इन द कॉल।